उन सभी को नमस्कार करते हुए मैं जो कल बात शुरू की थी उससे आगे की बात कर रहा हूँ। तो कल जो चर्चा हुई थी उसको एक बार रिवाइज़ भी कर लेते हैं ताकि आपकी स्मृति में आ जाए। तो कल हमने ये मूल बात ये बताई थी कि ये जो पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी में 4 अवस्थाएं हैं मूल रूप से, और ये अवस्थाएं क्रमशः विकास क्रम से विकास पूर्वक जो है वो हमको समझ में आती हैं। जिसमें एक अवस्था है जिसको हम लोग मटेरियल मिनरल ऑर्डर कह रहे हैं या पदार्थावस्था कह रहे हैं। दूसरा है जिसको हम लोग प्लांट ऑर्डर कह रहे हैं ना, या प्राणावस्था कह रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। और तीसरा है जिसको जीव संसार कह रहे हैं या जीवावस्था कह रहे हैं। इनमें एक क्रमशः विकास है। पदार्थावस्था धीरे धीरे विकसित होते हुए प्राणावस्था में आई, और प्राणावस्था धीरे धीरे विकसित होते हुए कोई 1 करोड़ साल में जीवावस्था जो है इस धरती पे आई। उसमें बहुत सारे जीव जंतु जो हैं वो पैदा हुए। उनमें से कुछ जीव जंतु जो हैं वो विकास क्रम में उनका रोल ख़त्म हो गया, भूमिका ख़त्म हो गई, इसलिए वो ख़त्म हो गए। जैसे डायनासोर्स वगैरह हैं, अब वो नहीं हैं। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जैसे पेड़ पौधे आ गए तो उनकी एक परंपरा बन गई, है ना। और जैसे जीव संसार आ गए तो जीव संसार का एक परंपरा बना हुआ है। परंपरा का मतलब है कि जब भी इनका प्रकटन होता है उसके बाद विधि पूर्वक उसमें उनकी निरंतरता बनी रहती है ना। जैसे अंडे से जीव जंतु पैदा होते हैं या पिंड से पैदा होते हैं, जैसे गाय से गाय पैदा होती है, मानव से मानव पैदा होता है। इस तरीके से उनका एक परंपरा विधि पूर्वक परंपरा बन जाती है। तो इसी विकास क्रम में हम लोगों ने ये भी देखा कि जीवावस्था के बाद ज्ञानावस्था में हम सब मानव आ गए, है ना। तो मानव और जीव संसार में कुछ अंतर है ना। जीव संसार में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता नहीं है, मानव में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता है। इसीलिए मानव बहुत सारे ऐसे काम कर सकता है जो जीव संसार नहीं कर सकता है ना। लेकिन जो जीव संसार काम करता है वो मानव कर सकता है, लेकिन जीव संसार से कुछ ज़्यादा मानव कर सकता है। इससे पता लगता है कि जीव संसार जो है जीव संसार से जो मानव का ज्ञानावस्था है वो विकसित है, ऐसा समझ में आता है। तो मूल रूप से अस्तित्व का अध्ययन करने में ये पता लगता है कि अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व के रूप में उसमें विकास का क्रम है, और एक जगह जाके विकास पहुंच गया है, उसको हम विकास कह रहे हैं। दूसरी बात ये समझ में आती है कि पूरे अस्तित्व में जो कम विकसित है वो अपने से विकसित अवस्था को अस्तित्व में लाने के लिए श्रम करता है, क्रियाकलाप करता है। जैसे हवा पानी मिट्टी जो है, जो भी क्रियाकलाप करते हैं उनके योगफल में प्राणावस्था यानी वनस्पति संसार जो है वो प्रकट होता है। फिर पदार्थावस्था प्राणावस्था अपने से विकसित जीवावस्था के लिए वातावरण का निर्माण करते हैं, और उसके कारण से जीव संसार जो है उसका प्रकटन होता है। और जीव संसार का जो आहार है वो वनस्पतियों से ही पूरा होता है। तो इसलिए जीव संसार का जो है प्रकटन उससे पूर्व में जीव संसार की जो आवश्यकता है वो भी इस धरती में पहले से हो जाती। इसी तरीके से मानव है तो पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था का जो संयुक्त श्रम है, जो संयुक्त क्रियाकलाप है, उसके परिणाम स्वरूप जो है मानव इस धरती पे आया। और मानव का इतिहास, जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं उनको पता ही होगा कि लगभग 5-7 लाख साल पहले मानव जो है धरती पे आया। पहले वो प्रिलिमिनरी मानव जो है वो जीव जानवरों जैसा ही रहा, जिसको हम कहते हैं वो जंगल युग में था, है ना। जंगल युग के बाद स्टोन एज आया, फिर इसके बाद मेटल एज आया, और इसके बाद फिर ग्राम युग आया, है ना, जिसमें ग्राम सभ्यताएं विकसित हुई और खेती किसानी आदि शुरू हुआ। और इसके बाद नगरीय सभ्यताएं आईं और अभी महानगरीय सभ्यता आ गई। इस तरीके से हम लोग मानव ह्यूमन सिविलाइजेशन में भी विकास को देखते हैं। इसमें भी कोई 50,000 साल पहले तक के मानव का इतिहास मिलता है, उनके कुछ
ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे ये साबित होता है कि मानव कोई 50,000 साल से और उससे पहले से मानव है। और मैंने ये भी कल कहा था कि जो आधुनिक मानव है उसका इतिहास जो है वो 5-7 हज़ार साल पुराना, जिसको हम कहेंगे कि जो आधुनिक मानव है। और ये जो 5,000 साल का जो मानव है, जिसमें खेती आ गई थी, जिसमें शिक्षा आ गई थी, जिसमें व्यवस्थाएं विकसित हो गई थी, उसको आधुनिक मानव कह रहे हैं। दूसरी भाषा में कहें तो सभ्यता, संस्कृति, विधि और व्यवस्था, इसका मानव को पहचान हो गया था। तीसरी स्थिति में कहें तो उसने शिक्षा संस्कार को पहचान लिया था, न्याय सुरक्षा को, उत्पादन कार्य को, है ना, और संविधान को, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल लॉ कहते हैं, उसको पहचान लिया था। ऐसा सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था में जीता हुआ मानव का जो इतिहास है लगभग 5-7 हज़ार साल पुराना है। कुछ यदि वैदिक काल से हम माने तो हो सकता है कि 10-12 हज़ार साल पुराना तक हमको कुछ उसके अवशेष मिलते हैं। कुछ हमको जो इतिहासकार लोग हैं वो भी बताते हैं, और इसी तरीके से कुछ फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल का मतलब होता है जो जीव जंतु, वनस्पतियाँ ज़मीन में दब जाती है, उनमें धीरे धीरे वो फॉसिल के रूप में, जीवाश्म जिनको कहते हैं, जीवाश्म के रूप में उनकी हड्डियाँ आदि के अवशेष मिलते हैं। उससे ये कल्पना बनती है कि ये मानव इतने साल पुराना है। और एज को मेज़र करने की कुछ विधियाँ हैं, जिसमें पहले एक कार्बन डेटिंग मेथड हुआ करती थी, अभी एक यूरेनियम मेथड है, और उसके आधार पे जो है एज का गणना करने में हम लोग सक्षम हुए। तो एक बात पता लगी कि पूरे अस्तित्व में, यानी इस पृथ्वी में जो भी कुछ अस्तित्व है उसमें एक विकास है। दूसरा ये पता लगा कि उसमें परस्पर पूरकता है। तीसरा ये पता लगा कि सभी व्यवस्थाएं अपने में एक व्यवस्थाएं हैं, ऑर्डरली अरेंजमेंट है। और चौथी बात ये पता लगी कि हर अवस्था अपनी परंपरा को बनाए रखती है, जैसे मानव भी अपनी परंपरा को बनाए रखा है। तो ये प्रकृति के अध्ययन से पता लगता है। इसके बाद मानव का अध्ययन करने पे ये पता लगता है कि मानव जंगल युग में अकेले रहता था, लेकिन धीरे धीरे एक परिवार नाम की संस्था विकसित हुई और परिवार की परंपरा बन गई। हम लोग कोई 5-7 हज़ार साल से परिवार की परंपराओं को देखते हैं। जैसे हिंदुओं का जो मनु धर्म शास्त्र है उसमें परिवार का उल्लेख मिलता है। बाकी जो क्रिश्चियन लॉ है या इस्लामिक लॉ है उसमें भी परिवार का उल्लेख मिलता है, क्योंकि मनु उससे प्राचीन है इसलिए मनु का रेफरेंस दिया। लेकिन मनु के धर्मशास्त्र से पूर्व भी जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं उसमें भी परिवार का उल्लेख मिलता है। इससे पता लगता है कि परिवार रूपी जो संस्था है वो अति प्राचीन है। तो जैसा हम लोगों को पता है कि परिवार में माता पिता होते हैं और बच्चे होते हैं, और माता पिता ही एक समय पहले पति पत्नी रहते हैं। तो पति पत्नी और उनके माता पिता और उनके बच्चे, भाई बहन, इस रूप में परिवार में संबंध होते हैं। और परिवार एक व्यवस्था के रूप में, ऑर्डरली अरेंजमेंट है ना, व्यवस्था के रूप में परिवार है। और परिवार अपने बच्चों का भरण पोषण करता है ताकि मानव परंपरा बनी रहे। तो यदि हम मानव परंपरा को देखते हैं तो हमको पता लगता है परिवार के रूप में मानव परंपरा जो है इस धरती में है। और ये भी समझ में आता है क्योंकि हर एक परिवार अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है, इसीलिए परिवार मिलकर अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं, जिसको समाज कहते हैं। समाज का मतलब है जहाँ शिक्षा संस्कार होता है, जहाँ न्याय सुरक्षा होती है, जहाँ उत्पादन कार्य होता है, जहाँ स्वास्थ्य संयम होता है, और जहाँ उत्पादित वस्तु का विनिमय होता है ना, और उनका भंडारण होता है, कोष होता है। तो परिवार जो है वो समाज व्यवस्था में भागीदारी करके समाज की रचना करते हैं, और जो समाज है उसी से परिवार की आवश्यकता पूरी होती है। जैसा मैंने कल बताया था कि जो हमारे घर में खाद्यान्न आता है, फल आते हैं, सब्जी आती, दूध आता है, बिजली आती है, पानी आता है, और हमारे घर का एक एक सामान जो है वो बाज़ार से आता है। यानी कुछ लोग उनका उत्पादन करते हैं, उनमें से कुछ उत्पादन कृषि एग्रीकल्चर
प्रोडक्शन कहलाता है, और कुछ ऐसा भी उत्पादन है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, टेलीविज़न यूज़ करते हैं ना, या हम लोग जो है फर्नीचर यूज़ करते हैं, तो ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रूप में होता है। और इस तरीके से एक परिवार अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता है, इसीलिए समाज यानी कई परिवार मिलकर एक परिवार की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इससे पता लगता है कि व्यक्ति, परिवार और समाज का अंतर संबंध है, ऐसा समझ में आता है। और इसके बाद पूरी दुनिया में कोई रिसर्च होता रहता है, कोई अनुसंधान होता है। जैसे मोबाइल कोई परिवार ने नहीं बनाया, मोबाइल कोई समाज व्यवस्था से नहीं निकला, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं किसी ने रिसर्च किया, किसी एक व्यक्ति ने किया, या एक व्यक्ति समूह ने किया, या एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया। और ऐसी रिसर्च जो है वो, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि मोबाइल के रूप में है, टेलीविज़न के रूप में है, सैटेलाइट के रूप में है, हमारे जो गाड़ियों के रूप में है, चाहे मोटर बाइक हो, चाहे बाइक हो, है ना, चाहे हवाई जहाज़ हो, तो उस रूप में कुछ लोग अनुसंधान करते हैं। या दवाइयों के रूप में हो, बहुत सारी दवाइयाँ जो है वो पूरी दुनिया में रिसर्च के माध्यम से आती। और फिर ये जो रिसर्च है उसका सामान्यीकरण होता है। तो जो व्यवसाय क्रिया है वो क्या करती है कि जो रिसर्च होता है, हर रिसर्च प्रयोग पूर्वक होता है, उस प्रयोग का सामान्यीकरण करना, उसको जनरलाइज करना, उसी का नाम है व्यवसाय क्रिया। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सब्जी काटने का चाकू बनाया होगा पहली बार, और बाद में लोगों को उपयोगी लगा होगा, तो कुछ लोगों ने मिलके चाकू बनाने का उत्पादन शुरू किया होगा, है ना, और इसके बाद हर घर तक चाकू पहुंच गया। तो हर घर तक चाकू पहुंचाने के पहले प्रयोग है, प्रयोग के बाद उसका उत्पादन है, उत्पादन के बाद उसका विनिमय है, और विनिमय पूर्वक आवश्यकता की पूर्ति होती है। इसलिए हमको ये समझ में आता है इस चार्ट को देखकर कि जो मानव का जीना है वो कोएग्जिस्टेंस में होता है, सह अस्तित्व में होता है ना, क्योंकि एक व्यक्ति या एक परिवार अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए मानव समाज और प्रकृति की चारों अवस्थाएं परस्पर पूरक हैं, है ना, एक दूसरे पे निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंस है, या कोएग्जिस्टेंस में है, सह अस्तित्व में है। यदि हमको ये समझ में आता है तो हमारी जीने की जो प्रणाली है उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। अभी क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने जल्दीबाजी में व्यक्तिवाद को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत प्राथमिकता दे दी, और बच्चों के अंदर, खासकर जो नई जनरेशन है, मुझे लगता है कि पिछले 25-30 साल में नई जनरेशन में ऐसी मानसिकताएं आ गई हैं कि हम अपना जी लेंगे, हमको दूसरे से क्या मतलब, हमको दूसरे परिवार से क्या मतलब, हमको समाज से क्या मतलब, हमको राष्ट्र से क्या मतलब, है ना, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है हमको क्या लेना, हमको जीना है, ऐसा वो लोग मान लेते हैं। जबकि जीने को समझने जाते हैं तो पता लगता है कि जीना सह अस्तित्व में होता है, एक दूसरे के सहयोग से होता है, सहकारिता से होता है, सहभागिता से होता है, मिलजुल के ही हो सकता है ना, एक दूसरे के साथ संबंध को पहचान के ही हो सकता है। यदि हम इस सिद्धांत को समझ पाते हैं तो हमको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे मानव समाज से सुधर सकती हैं, जो पहले कुछ सुधरी हुई थी, अभी और वापस उनको सुधारने की आवश्यकता है। और यदि मान लीजिए कि पहले कुछ व्यवस्थाओं में गड़बड़ी थी, उन गड़बड़ियों को भी ठीक करने की आवश्यकता है। ये दो बातें जो है समझने की ज़रूरत है कि प्रकृति में पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था का आपस में अंतर संबंध है, आपस में इंटरडिपेंडेंस है, आपस में कोएग्जिस्टेंस है। ये सभी आपस में एक व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, है ना। जैसे पेड़ पौधे सड़ते हैं तो मिट्टी में फर्टिलिटी बढ़ती है, फर्टिलिटी बढ़ती है तो पेड़ पौधे और ज़्यादा पैदा होते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं तो जीव संसार ज़्यादा होता है। आप किसी भी गांव में जाइए, यदि वहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे हैं तो आप देखेंगे वहाँ पक्षी ज़्यादा हैं, जीव जानवर ज़्यादा हैं। तो इससे पता लगता है कि प्राणावस्था जीवावस्था के बीच में एक अंतर संबंध है। यदि प्राणावस्था यानी जंगल कम होंगे तो जीव जानवर कम हो जाएंगे,
और यदि जंगल और जीवावस्था कम होगी तो मानव का जीना सहज नहीं होगा, बहुत कठिनाइयों के साथ मानव को जीना पड़ेगा। आज की ही न्यूज़ में मैं ऐसा देख रहा था कि दिल्ली में सांस लेने की स्थिति नहीं है, ऐसा टेलीविज़न न्यूज़ में मैंने अभी देखा कि आज की स्थिति ये है कि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल पूरे देश में सबसे हाईएस्ट है। तो वहाँ आदमियों को, जो दिल्ली में करीब 2-2.5 करोड़ लोग रहते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। ये स्थिति जो है हमने दिल्ली की बना दी है। तो अब इससे आगे चल के थोड़ा सा हम लोग परिवार व्यवस्था को और समझते हैं। मैं एक दूसरा चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिससे आप परिवार व्यवस्था को समझ सकें। तो अभी ये दूसरा चार्ट आपको दिख रहा है, जिसमें परिवार के बारे में है, परिवार में होने वाले क्रियाकलाप के बारे में लिखा। ठीक है, कोई साउंड में डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है? थोड़ा आ रहा है। बढ़ गया है, हैं? अभी ठीक हुआ सर? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम विकास को देखते हुए ज्ञानावस्था के मानव को इस पृथ्वी पे पाते हैं कोई 4-5 लाख साल से, और मैंने कहा कि कोई 5-7 हज़ार साल से मानव में परिवार नाम की संस्था विकसित हुई है ना। उससे पहले ओहो, अभी हो गई सर? अभी हो गई? ओके, हाँ हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने ये कहा कि इस पूरी पृथ्वी पर, और वैसे यदि हम देखें तो पूरे अस्तित्व में बहुत सारे ग्रह गोल नक्षत्र हैं। हम लोग ये कहते हैं कि हमारा एक अपना सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम में भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और उन प्लैनेट्स में से एक हमारी पृथ्वी है ना। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी एक अंतर संबंध है। जैसे हमारे पृथ्वी पे जो भी मौसम परिवर्तन होता है, उस मौसम परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका जो यदि किसी की है तो वो सूर्य की है ना। हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य जो है वो केंद्र में है, और उसके चारों ओर जो है बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं घूम रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि 9, 10, 11 प्लैनेट्स जो हैं वो उसके चारों ओर घूम रहे हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर भी एक उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं, वो घूम रहा है। ऐसे और भी जो प्लैनेट्स हैं उनके चारों ओर भी उनके मून हैं। और ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ये एक गैलेक्सी में है जिसको हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और उस गैलेक्सी में जैसे ये सोलर सिस्टम है, जिस सोलर सिस्टम में एक सूर्य है, कुछ प्लैनेट्स हैं और कुछ जो हैं वो उपग्रह हैं, जैसे चंद्रमा है, बहुत सारे मून्स हैं। इन सबको मिला के समुच्चय में हम लोग ये कह रहे हैं कि ये एक सोलर सिस्टम है, सौरमंडल है, ऐसा कहते हैं। तो जो हमारी गैलेक्सी है, कभी आप अंधेरे में आकाश में देखेंगे तो आपको तारों का झुंड दिखेगा जिसको हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, समूह,
दिखेगा। और ऐसी अनंत गैलेक्सीज़ हैं। तो आप कल्पना कर सकते हो कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, और ऐसे कई सूर्य हैं। हम लोग आकाशगंगा जिसको हम कह रहे हैं उसका नाम है मिल्की वे। उस मिल्की वे में इतने सारे सूर्य हैं कि जिनको हम गणना नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, है ना, जिनको काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि इनफाइनाइट है ना। इनफाइनाइट शब्द का मतलब होता है कि जो गणना में नहीं आता है उसको इनफाइनाइट कहते हैं ना। तो गणना में नहीं आ सकते, इतने सारे तारे हैं। और ऐसे तारों का जो एक समूह है उसको हम एक आकाशगंगा कह रहे हैं। और हमको ऐसा पता लगता है वैज्ञानिक अनुसंधान से, यह जो हमने हबल और उससे भी विकसित जो टेलीस्कोप बनाए हैं उसको देखने से ये पता लगता है कि ऐसी अनंत आकाशगंगाएं हैं, है ना, हजारों की संख्या में आकाशगंगाएं हैं। तो हमारे जो टेलीस्कोप हैं, जो विकसित टेलीस्कोप हैं, जितना देख पा रहे हैं वहाँ तक उनको आकाशगंगाएं पहचानने में आ रही। तो इसका मतलब है कि यदि हम पूरे अस्तित्व में देखें तो एक पृथ्वी एक छोटी सी इकाई है। इसको अपन ऐसे ही कल्पना कर सकते हैं जैसे समुद्र के किनारे जो रेत होती है, उस रेत का यदि एक कण उठा के देखें, उसी तरीके से पूरे अस्तित्व में हमारी पृथ्वी उस रेत के एक कण के बराबर है। तो इस तरीके से हम पहचानने में आता है। और हमको ये पता लगता है कि पृथ्वी में जो भी क्रियाकलाप हो रहा है उस क्रियाकलाप में सूर्य के साथ साथ जो दूसरे सूर्य हैं, जो जिनको हम लोग आकाशगंगा में बहुत सारे सूर्य के रूप में या तारों के रूप में पहचान रहे हैं, उनकी भी कोई ना कोई भूमिका जो है हमारी पृथ्वी में इस विकास को बनाए रखने में है। तो इस तरीके से हम ये पहचान सकते हैं कि हमारी पूरे एग्जिस्टेंस में, जिसको हम लोग एग्जिस्टेंस या यूनिवर्स कह रहे हैं, उस यूनिवर्स में सभी जो प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स हैं, उनमें आपस में भी एक कोरिलेशनशिप है, एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को ही हम लोग सह अस्तित्व कह रहे हैं। एग्जिस्टेंस जो है वो को एग्जिस्टेंस के रूप में पहचानने में आता है। कैसे पहचानने में आता है? तो मैंने बोला कि इस पृथ्वी पे जो भी ताप है, दाब है, प्रकाश है, जो मौसम का परिवर्तन है, हवाओं का बहना है, इस सब में सूर्य की भूमिका है ना। सूर्य की जो ऊष्मा है, उस ऊष्मा के कारण से हवा का प्रवाह होता है ना। उसी के कारण से जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती हुई सूर्य के पास आती है तो गर्मी बढ़ जाती है, जब दूर चली जाती है तो ठंडी हो जाती है। जब सूर्य के सामने पृथ्वी का कोई हिस्सा रहता है तो वहाँ दिन रहता है, सूर्य के अगेंस्ट में जो हिस्सा रहता है वहाँ रात रहती है। इस तरीके से हम लोग ऐसा पाते हैं कि इस पृथ्वी पे जो भी क्रियाकलाप होता है वो सह अस्तित्व में होता है, सूर्य के साथ सह अस्तित्व में होता है। इसी तरीके से हमारा जो सोलर सिस्टम है दूसरे सोलर सिस्टम के साथ सह अस्तित्व में है। ऐसा हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान से और परंपरागत रूप से भी हम लोग इस तरीके का अध्ययन करते रहे हैं। और मानव के अंदर इन सबको समझने की इच्छा रहती ही है ना। तो मैंने कहा कि इस पृथ्वी पे हम देखते हैं तो पृथ्वी में पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था का मानव आया। और मानव शुरू में जंगल युग में था, धीरे धीरे उसमें अपने खाने पीने की चीज़ें और जो दूसरे हिंसक जीव जंतुओं से लड़ने के लिए उसने पत्थर के हथियार बनाए और पत्थर के औजार बनाए, है ना, और उनका उपयोग करने लगा। फिर धीरे धीरे उसको धातु का पहचान हुआ तो धातु के हथियार उसने बनाना शुरू किए, धातु से बर्तन बनाना शुरू किए। फिर कोई 1000 साल के बाद, है ना, मानव ने खेती करना सीखा, है ना, खेती करना नहीं तो यदि मानव खेती करना जब तक नहीं सीखा था तो जैसे बंदर लोग जो हैं पेड़ों में से फल, पेड़ और पत्तियों को तोड़ के खाते हैं, वैसे ही हम भी खा रहे थे, है ना। लेकिन जब हमने खेती शुरू की और फिर खेती के साथ साथ व्यवस्था की समझ आई कि जो उत्पादित वस्तु है उसका संग्रहण करना है, उत्पादन वस्तु की परंपरा को बनाए रखना है, क्योंकि हर बार उत्पादन करने के लिए बीज लगता है। तो इसलिए हमने बीज बैंक बनाना शुरू किए, है ना, कि जो हम केवल ऐसा नहीं उत्पादन किया और खा लिया, तो हमने बीज बनाया और बीज से परंपरा करते हुए खेती की परंपरा भी कोई 5-7 हज़ार साल, 10,000 साल की यात्रा करते हुए यहाँ तक हम लोग खेती करते हुए चले आए, है ना। और इसी में फिर अर्थव्यवस्थाएँ आई, राज्य व्यवस्थाएँ आई, धर्म व्यवस्थाएँ आई, है ना, सांस्कृतिक व्यवस्थाएँ आई। और
शिक्षा व्यवस्था आई, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं आई, ये क्रमशः इसमें विकास होता रहा और मानव व्यवस्था के रूप में ही जीता हुआ सिद्ध होता रहा, है ना। जिसको हम लोग मोटे तौर से कहें संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था, इन 4 आयामों में मानव जीता है। संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था। संस्कृति का मतलब होता है ऐसा विचार जो विकास में, जागृति में सहायक है, ऐसा विचार जिससे समाधान निकलता है, जिससे समस्या पैदा नहीं होती, उसको संस्कृति कहते हैं। जिससे समस्याएं पैदा होती हैं उसको अपसंस्कृति कहते हैं। जिससे मानव संबंधों में जीना सीखता है ना, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में, उसको सभ्यता कहते हैं। सभ्यता का मतलब है हम विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य के साथ परिवार में, परिवार के रूप में समाज में, समाज के रूप में राष्ट्र में, और राष्ट्र के बीच में पूरे विश्व में हम लोग संबंध पूर्वक जी पाते हैं, उसको सभ्यता कहते हैं। तो धीरे धीरे मानव ह्यूमन सिविलाइजेशन में संस्कृति का विकास हुआ और साथ साथ सभ्यता का विकास हुआ, और इसके बाद विधि व्यवस्थाओं का विकास हुआ। जैसे हमारे यहाँ एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है विधि का दस्तावेज है ना, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे एक राज्य व्यवस्थाएं हैं, और संविधान जो है राज्य व्यवस्थाओं को, राज्य में जो आर्थिक और जो राज्य के क्रियाकलाप हैं उनको नियंत्रित करने का काम जो है वो राज्य करता है, ये संविधान करता है। तो संविधान की क्या भूमिका है कि आर्थिक क्रियाकलाप को नियम से चलाना, विधि पूर्वक चलाना, है ना, उसको चलाने के लिए संविधान किया। उसी तरीके से राज्य व्यवस्था है ना, और शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था भी संविधान के उसमें चलती। तो विधि और व्यवस्था पूर्वक मानव ने जीना सीखा। इसी को हम लोग कह रहे हैं कि ये मानव परंपरा है। ये मानव परंपरा जो है कई हजार साल से इस पृथ्वी पे बनी हुई है ना। अभी कुछ ऐसा समय आ गया है कि मानव परंपरा जो है संकटग्रस्त हो गई। लोग ये कह रहे हैं यदि मानव जो है भ्रमित हुआ और उस भ्रम में मानव ने जो सह अस्तित्व का सिद्धांत है उस सिद्धांत के विपरीत जीना शुरू कर दिया। दूसरे अर्थों में कहें कि जो मानव आपस में साथ साथ जीने के सिद्धांत को समझ पाया था, जिससे परिवार समाज बना था, उससे विपरीत वो अकेले जीने का प्रयास करने लगा, जिसको हम लोग व्यक्तिवाद कह रहे हैं, जिसको इंडिविजुअल फ्रीडम कह रहे हैं या इंडिविजुअलिटी कह रहे हैं। तो ये जो इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअल लाइफ है, इंडिविजुअलिज्म है ना, व्यक्तिवाद है, उस व्यक्तिवाद ने धीरे धीरे परिवार को तोड़ दिया। परिवार को तोड़ने से जब आदमी परिवार में जीता है तो वो विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य के साथ जीता है, और जब अकेले जीता है तो वो शरीर की सीमा में जीता है। तो शरीर की आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। शरीर को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। और मुझे क्या चाहिए? तो मुझे सुख, शांति, संतोष, आनंद चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे विश्वास चाहिए, है ना। तो मेरी आवश्यकता और शरीर की आवश्यकता दो अलग अलग होती है। तो लेकिन जब आदमी अकेला हो जाता है तो केवल शरीर के साथ जीता है। तो शरीर के साथ जीने से भोग प्रवृत्ति उसमें बढ़ती जाती है ना। भोग प्रवृत्ति, भोग से बहुभोग, बहुभोग से अतिभोग, और बहुभोग, अतिभोग, और उसके बाद विलासिता आती है। क्योंकि भोग में आदमी तृप्त नहीं होता। आदमी तृप्त कहाँ होता है? यदि वो विश्वासपूर्वक, सम्मानपूर्वक, प्रेम से जी पाता है। यदि उसके जीवन में प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, सम्मान नहीं है, उस स्थिति में उसमें अभाव होता है। तो उस अभाव को भौतिकता से भरने की कोशिश करते हैं, और उसी के कारण से ये विलासिता आती है। विलासिता में आदमी जी नहीं पाता, आदमी थक जाता है। थोड़े समय विलासिता अच्छी लगती है, लेकिन बाद में वो आदमी को थका देती है। क्योंकि आदमी की थकान तभी मिटती है जब उसको ज़िंदगी में प्यार मिलता है, जब उसको ज़िंदगी में सम्मान मिलता है, जब वो संबंधों में विश्वासपूर्वक जी पाता है। यदि विश्वास टूटता है तो परिवार टूटते हैं, विश्वास टूटता है तो समाज टूटता है ना। विश्वास टूटता है तो समाज में द्वेष आता है, विश्वास टूटता है तो भाई भाई में द्वेष आ जाता है ना। भाई भाई लड़ने लगते हैं, परिवार परिवार लड़ने लगते हैं, समाज समाज लड़ने लगते हैं। तो मानव लड़ना नहीं चाहता है, मानव जीना चाहता है। और जीने की यदि सबसे सुंदर कोई जगह है वो परिवार है।
तो इसीलिए परिवार को समझना ज़रूरी है, और परिवार को समझे बिना कोई व्यक्ति सामाजिक नहीं हो सकता। परिवार व्यवस्था को समझे बिना कोई व्यक्ति राष्ट्रीय भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो यदि परिवार में नहीं जी पाया है तो समाज में भी नहीं जी पाएगा। जो यदि उसमें कोई संस्कार की कमी परिवार में जीते समय है, तो वही संस्कार की कमी समाज में भी रहेगी जब वो समाज में भागीदारी करेगा। और यदि वो किसी राज्य व्यवस्था में चला गया, शासन व्यवस्था में चला गया, तो उसी कमी के साथ वो जाएगा और वहाँ पर भी वो डिस्टरबेंस को पैदा करेगा, है ना, जिसके कारण से अपराध बढ़ेगा, जिसके कारण से शोषण होगा, जिसके कारण से अराजकता होगी, भ्रष्टाचार होगा, ये सब। और यदि परिवार व्यवस्था में हमको जीना आता है तो हम समाज व्यवस्था में भी जी सकते हैं, क्योंकि जो गठन के सिद्धांत हैं वो परिवार में ही काम करते हैं। परिवार एक प्रकार का गठन है, और यही परिवार मिल के जब समाज बनता है उसको संगठन कहते हैं ना। तो गठन मूल में है, और गठन होके जब पुनः एक बड़े गठन को बनाते हैं उसको अपन संगठन कहते हैं। तो इस तरीके से गठन को समझने की ज़रूरत है। तो मैंने ये जो चार्ट आपके सामने रखा है, इसमें बीच में लिखा हुआ है कि जो मानव संतान हैं वही वयस्क होकर पति पत्नी होते हैं, और फिर जब वो वृद्धावस्था में जाते हैं तो माता पिता हो जाते हैं ना। तो एक प्रकार से हर परिवार में 3 जनरेशन होती है ना, पति पत्नी, उनके माता पिता और उनके संतानें। तो 3 जनरेशन के लिए परिवार में व्यवस्था होती है ना। माता पिता के लिए भी होती है, वयस्क जो युवा लोग हैं वो पति पत्नी के रूप में रहते हैं, और भाई बहन के रूप में भी रहते हैं। वयस्क लोग जो हैं भाई बहन के रूप में भी रहते हैं। और इसके बाद मानव संतान जो है वो, जिसको अपन कह रहे हैं कि माता पिता के लिए उनके मानव संतान यानी अपने बच्चों के बच्चे जो हैं वो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर हो जाते हैं। इस तरीके से लगभग 3 पीढ़ियाँ जो हैं एक साथ एक ही जगह पर रहती हैं। और यदि हम इस परिवार को देखें तो इस परिवार में ऊपर जो मैंने लिखा है कि गुरु से परिवार के संतानों को शिक्षा मिलती है ना। तो गुरु प्रधान जो शिक्षण कार्य है वो समाज में होता है, और समाज से परिवार को, जिसको हम कह रहे हैं कि परिवार को शिक्षा मिलती है ना। फिर माता पिता से क्या मिलता है परिवार को, तो संरक्षण मिलता है, और माता से क्या मिलता है, पोषण मिलता है। भाई बहन से क्या मिलता है, तो भागीदारी मिलती है ना। तो इस तरीके से परिवार की आवश्यकताएं कौन पूरा कर रहा है, गुरु पूरा कर रहा है, माता पिता पूरे कर रहे हैं, और भाई बहन और सहयोगी पूरा कर रहे हैं। यहाँ सहयोगी का मतलब है जिनको अपन मित्र बोलते हैं, या जो लोग उत्पादन क्रिया में भागीदारी करते हैं ना। जैसे कोई दूध पैदा करता है, कोई फल पैदा करता है, सब्जियाँ पैदा करता है, कोई बिजली पैदा करता है। ये सबके योग फल में एक परिवार की आवश्यकता पूरी होती है ना। यदि इनमें से कोई भी व्यवस्था ख़त्म होती है ना, जैसे गुरु अगर ठीक से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते हैं तो परिवार करप्ट होते हैं ना। यदि माता पिता अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते हैं, यानी कर्तव्य दायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं, उस स्थिति में परिवार क्या हो जाता है, परिवार में जो मानव संतान होती हैं उनमें अकेलापन आ जाता है ना, उनमें मनमानी आ जाती है, उनमें व्यवस्था में भागीदारी के प्रति निष्ठा नहीं बनती है ना। उनको फिर ऐसा, यदि उनके माता पिता उनके साथ ऐसा करते हैं तो वो अपने बच्चों के साथ भी वैसे ही करेंगे, है ना। तो इस तरीके से परिवार व्यवस्थाएं जो हैं वो करप्ट हो जाती, भ्रष्ट हो जाती हैं, है ना, अराजकता का शिकार हो जाती है, उनमें मनमानी करने का प्रवृत्ति आ जाती, उनमें व्यक्तिवादी प्रवृत्ति आ जाती हैं। और ये प्रवृत्तियाँ सब मानव को दुखी करती हैं, मानव को पीड़ित करती हैं, मानव को उपेक्षित करती हैं, मानव में लड़ाई झगड़े का बीजारोपण करती हैं, है ना, मानव में द्रोह विद्रोह को पैदा कर देती है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, और शायद आप लोगों को इस पे ध्यान भी देना चाहिए, हिंदुस्तान की अदालतों में लगभग 3-3.5 करोड़ केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। लोअर कोर्ट से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक लगभग 2.5-3 करोड़ केस, है ना। और जो मुकदमे चल रहे हैं, इन मुकदमों में ज़्यादातर मुकदमे सिविल के केस हैं, लड़ाई झगड़े के केस नहीं हैं, प्रॉपर्टी के लेकर केस ज़्यादा है ना। लेकिन यदि आप दोनों केसों को देख लें
सिविल के केस और क्रिमिनल केस है ना, जिसको दीवानी और फौजदारी केस भी कहते हैं ना, तो इन सब का संख्या मिला के लगभग 3 करोड़ के आसपास होगा, है ना, ऐसा आंकड़ों से पता लगता है ना। तो इससे पता लगता है कि 3 करोड़ से ज़्यादा परिवार लड़ाई झगड़े की स्थिति में हैं। तो यदि मान लीजिए हमारी आबादी कोई 150 करोड़ के आसपास हो रही है और एक परिवार में यदि 10 लोग होते हैं तो 15 करोड़ परिवार हैं, है ना। 15 करोड़ परिवार, हर परिवार में 10 लोग हैं तो 150 करोड़ आबादी होगी, है ना। तो कोई छोटे परिवार भी हो सकते हैं, तो 15 से 20 करोड़ परिवार जो हैं वो हमारे देश में हैं। तो 15 से 20 करोड़ परिवार में से 2.5-3 करोड़ परिवार लड़ाई झगड़े की स्थिति में हैं और उनका लड़ाई झगड़ा जो है परिवार और समाज में नहीं निपट रहा है, इसलिए उनको अदालतों की शरण में जाना पड़ रहा है ना। ये सिचुएशन है जो हम लोग परिवार व्यवस्था को ठीक से नहीं समझ पाने के कारण भोग रहे हैं। अब यदि किसी का कोर्ट में केस लगा हुआ है 2 परिवारों का आपस में, तो उनमें आपस में मैत्री होगी क्या, सहयोग होगा, प्रेम होगा, द्वेष ही होगा ना, लड़ाई झगड़ा ही होगा, एक दूसरे को मारपीट करेंगे। तो इसलिए ये भी देखा गया है कि जब परिवार का झगड़ा यदि वो प्रॉपर्टी से शुरू होता है या किसी चरित्रहीनता के कारण शुरू होता है, फिर धीरे धीरे वही अपराध में बदल जाता है। जब झगड़ा होता है तो लोग किसी से हथियारों से हमला कर देते हैं, मार डालते हैं, है ना, जला देते हैं। तो उस तरीके से सिविल केस जो हैं वो क्रिमिनल केस बन जाते हैं। इन सब के मूल में क्या है? इन सब के मूल में केवल इतना ही है कि संबंध में जीना नहीं बन रहा है ना, रिलेशनशिप में जीना नहीं बन रहा है। और रिलेशनशिप में जीना क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हमारी शिक्षा ने व्यवहार की शिक्षा की जगह ही नहीं रखी। व्यवहार की शिक्षा की यदि जगह रखी होती तो बच्चों में संबंध में जीने की समझ आ जाती। तो यदि हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद से हमारे बहुत सारे शिक्षा के जो आयोग हैं वो ये कहते रहे कि व्यवहार की शिक्षा होना चाहिए, मूल्य शिक्षा होना चाहिए, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की शिक्षा होना चाहिए, नैतिकता की, चरित्र की शिक्षा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग 70-75 साल में भी व्यवहार की शिक्षा का फ्रेमवर्क नहीं बना पाए। अभी ये जो इंडक्शन प्रोग्राम के माध्यम से यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का एक फ्रेमवर्क बनाया गया। आप लोगों को शायद पता ही होगा कि एक मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद है जिसको ए नागराज जी ने प्रतिपादित किया था। उनके दर्शन के आधार पर ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के आधार पे ये ह्यूमन वैल्यूज़ का शिक्षा वस्तु को तैयार किया गया। और इसकी खासियत है कि इसमें यूनिवर्सलिटी है, सार्वभौमता है और ये ह्यूमन है, ये किसी संप्रदाय के लिए नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते परिवार कोई एक संप्रदाय में होता है। परिवार सभी संप्रदाय में होते हैं। परिवार में संबंध हर संप्रदाय में होते हैं। जैसे मान लीजिए दुनिया में जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी देश हैं, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में और चाइना में परिवार में कितने संबंध होते, तो आप उतने ही संबंध बताएंगे जितनों की मैंने अभी बात की कि माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, है ना, भाई बहन, इतने ही संबंध होते हैं हर परिवार में, चाहे वो दुनिया के। तो इससे एक यूनिवर्सल जो है ना, यूनिवर्सल कंटेंट ह्यूमन वैल्यूज़ का जो है पहचानने में आया। और इसीलिए फिर भारत सरकार ने कहीं इसको महसूस किया। IIT BHU में इसका प्रयोग हुआ, उससे पहले IIIT हैदराबाद में इसका प्रयोग हुआ। फिर IIT के प्रेजेंटेशन से MHRD जो मिनिस्टर था उसने इसको देखा और उससे वो कन्विंस हुआ और उसको लगा कि हाँ ये सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए। और इसीलिए पिछले 2 साल से इंडक्शन प्रोग्राम को कंपलसरी प्रोग्राम के रूप में जो है उन्होंने AICTE ने इसको लागू किया। और इस बीच में उनको लगा कि शिक्षक लोग कैसे इससे ओरिएंट होंगे, तो AICTE ने शिक्षकों को यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू से ओरिएंट होने के लिए एक प्रोग्राम किया जिसमें 3 दिन के शिविर होते हैं। 3 दिन तक शिक्षक लोग जो हैं इसको कैसे पढ़ाना है, इसकी विषय वस्तु क्या है, उसको सीखते हैं। और कई ऐसे भी हैं जहाँ 7 दिन के शिविर होते हैं। तो मैं पिछले 2 वर्ष से AICTE की तरफ से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 7 दिन के शिविर लेने का काम मैंने किया है और कम से कम 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में मैंने 3 दिन के वर्कशॉप किए हैं। इस तरीके से 11-12 जो है वर्कशॉप मैं कर चुका हूँ।
और मेरे अलावा देश में कोई 20 लोग और हैं जो इस काम को करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले शायद 2 साल में 6000 शिक्षकों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया है। और इससे ये जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ है, इसका शिक्षा जो है धीरे धीरे शिक्षा में अपनी पहचान को बना रहा है। अभी आपको पता होगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें उन्होंने व्यवहार की शिक्षा को कंपलसरी कर दिया है। यानी जो हम 70 साल से नहीं कर पा रहे थे उस काम को जो नई एजुकेशन पॉलिसी ने उस काम के लिए जगह दे दी है ना। ये एक सकारात्मक जो है शुरुआत हुई है। अब ये जो जगह बन गई है शिक्षा की, उसके लिए शिक्षा वस्तु को डिज़ाइन करने की आवश्यकता बनेगी। और मुझे लगता है कि ये जो शिक्षक हैं जिन्होंने ओरिएंटेशन किया है AICTE के माध्यम से या UGC के माध्यम से, जिन्होंने ओरिएंटेशन का काम किया है, या SCRT NCRT ने भी बड़े स्केल में टीचर्स ट्रेनिंग का काम किया है। जैसे अभी दिल्ली सरकार जो है एक हैप्पीनेस कैरिकुलम चला रही, तो उन्होंने हैप्पीनेस कैरिकुलम को मूल्य शिक्षा के कैरिकुलम के रूप में कंपलसरी प्रोग्राम बना दिया है। और दिल्ली के लगभग 60,000 टीचर्स के लिए उन्होंने कंपलसरी प्रोग्राम बनाया है कि सभी को ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगी। और फिर उसके बाद टीचर मेंटर बना के इसका लोक व्यापीकरण कर रहे हैं। यानी समाज और राज्य इसकी आवश्यकता को महसूस कर रहा है। और यदि समाज और राष्ट्र इस आवश्यकता को महसूस करने के बाद इसका लोक व्यापीकरण या इसका शैक्षिक प्रावधान नहीं करता है तो समाज टूट जाएगा। समाज टूटेगा तो राष्ट्र भी टूट जाएगा, और उससे पहले परिवार टूट जाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि अमेरिका की स्थिति ये है कि अमेरिका में ऑलमोस्ट, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कह रहे हैं, तो वहाँ आंकड़े ऐसे कह रहे हैं कि लगभग 50% के आसपास सिंगल पेरेंट सोसाइटी है। मतलब मैरिज रिलेशनशिप टूट गई है। तो संतान उत्पत्ति तो मेल और फीमेल के साथ ही होती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर पुरुष अकेला रहेगा तो संतान पैदा कर लेगा, है ना। फिर वो टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकती है, लेकिन नेचुरल तो नहीं है। तो नेचुरल तो यही है कि स्त्री पुरुष के योग से ही, जिसको हम लोग पति पत्नी कह रहे हैं, उससे संतान उत्पत्ति के रूप में मानव परंपरा को बनाए रखने का प्रावधान था। और उस प्रावधान को हमको बचा के रखना चाहिए, है ना। हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते हैं मानव संतान का, है ना। यदि हम लोग सोचें कि टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने लगेंगे तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए परिवार एक ऐसी जगह है जिसको हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। यदि हम लोग परिवार को ठीक से समझ पाते हैं तो ये जो मानव परंपरा है वो सहजता के साथ अनंत काल तक इस पृथ्वी पर जी सकती है, अपने अस्तित्व को बना के रख सकती है। तो परिवार व्यवस्था को समझना है कि परिवार में पोषण कैसे होता है। पोषण केवल इतना ही नहीं है कि हम खाने पीने से पोषण कर देते हैं। परिवार के अंदर बच्चों का भाषा का पोषण भी होता है। परिवार के अंदर बच्चों में संस्कृति सभ्यता का पोषण भी होता है, शिक्षा का पोषण भी होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ों का पोषण होता है। वो पोषण की जो जगह है वो परिवार है। तो पोषण की जो क्रिया है वो कोई भी करता है, उसको हम लोग मानते हैं कि वो माता संबंध है, माता प्रधान है। इसी तरीके से संरक्षण होता है। संरक्षण का मतलब इतना ही नहीं है कि संरक्षण का मतलब है शरीर का संरक्षण, है ना, स्वास्थ्य का संरक्षण, और शरीर साथ साथ जो है जो घर की वस्तुएं हैं उनका संरक्षण, जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं उनका संरक्षण, फिर संस्कृति का संरक्षण, सभ्यता का संरक्षण, परिवार परंपराओं का संरक्षण। तो ये एक संरक्षण का क्रिया है जो परिवार में होता है। यदि पोषण और संरक्षण को हम लोग ठीक से समझते हैं तभी जब हम पढ़ के निकलेंगे, हम किसी व्यवस्था में भागीदारी करेंगे, तब हम भी समाज में पोषण संरक्षण को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो पोषण संरक्षण के लिए उसकी समझ की आवश्यकता होती है, जो शिक्षण संस्थाओं से आना चाहिए, जो आ रही है। तो उत्पादन से संबंधित जानकारी तो हमको काफ़ी मिल रही है, जैसे इंजीनियरिंग से, या जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके माध्यम से, या जो साइंस टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूट हैं, है ना, या फिर जो आर्ट और कॉमर्स के इंस्टीट्यूट हैं, उनसे हमको बहुत सारी व्यवस्था संबंधी और उत्पादन संबंधी समझ आ रही। लेकिन मैंने आपसे कहा, लेकिन संबंध में जीने की समझ नहीं आने से
भारत में भी परिवार के टूटने का क्रम जो है वो बढ़ गया। हम लोग जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय जो डाइवोर्स का रेट था वो 0.5 से कम था। अभी ऐसा लोग बोलते हैं कि जो महानगर हैं उनमें डाइवोर्स का रेट जो है वो 15% के आसपास हो गया है। आप सब लोग भी किसी न किसी परिवार से आते हैं, तो मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे यहाँ सुन रहे हैं वो सब किसी न किसी परिवार से आते ही हैं। और यदि आप अपने परिवार के आसपास नज़र डालेंगे तो आपको बहुत सहजता से दिख जाएगा कि कितने परिवारों में डाइवोर्स हो गया है ना। इससे पता लगता है जो जिस समय मैं आप लोगों की उम्र में था, अभी मेरी उम्र 58 है ना, और जिस समय मैं स्कूल से पढ़ के यूनिवर्सिटी में गया था और मैंने बीएससी की थी, बीएससी में एडमिशन लिया था, उस समय 12th नहीं होती थी, 11वीं पास करके। तो मुझे स्मृति में नहीं है कि किसी परिवार में डाइवोर्स नाम की कोई चीज़ होती थी। हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे परिवार के जितने भी मामा हैं, फूफा हैं, ताऊ हैं, उनमें किसी में भी डाइवोर्स नहीं हुआ है ना। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 5-7 साल से ये डाइवोर्स का रेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और डाइवोर्स होने के बाद रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी आ जाती, अनिश्चितता आ जाती, अस्थिरता आ जाती। तो जब रिलेशनशिप में अनिश्चितता अस्थिरता आती है तो आचरण में भी अनिश्चितता अस्थिरता आ जाती। और अनिश्चित और अस्थिर आचरण के साथ परिवार व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर सकता। और ऐसा मानव संतान जब वो युवा होता है, जिसका अपना आचरण अस्थिर अनिश्चित होता है, वो जब समाज में जाता है और समाज में किसी व्यवस्था में भागीदारी करता है तो वही अनिश्चित आचरण के साथ ही भागीदारी करता है। तो हमको मानव परंपरा में, मानव जिसको अपन कह रहे हैं ज्ञानावस्था में, जो मानव परंपरा इस पृथ्वी पे बनी हुई है, उसमें सह अस्तित्व के सिद्धांत को, संबंध के सिद्धांत को, संबंध में जीने के सुख को पहचानने की आवश्यकता है। और साथ ये भी पहचानने की आवश्यकता है कि मेरे और मेरे परिवार के विकास में, मेरे और मेरे परिवार की जागृति में बहुत सारे लोगों का योगदान है। जैसे आपके घर जो बिजली और पानी पहुंचता है, वो कोई एक परिवार नहीं पहुंचाता है, कई हजार परिवार जो है सम्मिलित रूप से कुछ करते हैं, उससे बिजली का उत्पादन होता है। उसके कारण से हम लोग किसी विधि से पानी को जो है सप्लाई करके घर तक पहुंचाते हैं। बहुत सारे परिवार, हजारों लाखों परिवार, करोड़ों परिवार उत्पादन करते हैं। उन उत्पादनों से जो है एक विनिमय प्रणाली में फिर हजारों परिवार भागीदारी करते हैं, तब हमको वस्तुएं सुलभ होती हैं। और वस्तुएं सुलभ होने से हमारे परिवार में जीना ठीक होता है। और इसी तरीके से हजारों साल में मानव सभ्यता और संस्कृति के सिद्धांतों को मानव ने समझा है। यदि वो शिक्षा के माध्यम से परिवार तक पहुंचते हैं, परिवार के शिशुओं तक पहुंचते हैं, परिवार के युवाओं तक पहुंचते हैं, है ना, परिवार के शिशु और युवाओं तक पहुंचते हैं, तो उनमें एक संस्कार विकसित होता है, उनमें एक समझ विकसित होती है, संस्कृति की समझ, सभ्यता की समझ, विधि की समझ और व्यवस्था की समझ। तो समझ के ही मानव जी सकता है, बिना समझे मानव नहीं जी सकता। यदि बिना समझे मानव जीने का प्रयास करेगा तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इस बात को हमको समझने की ज़रूरत है। तो जब एक बार हमारे परिवार में समझ होती है, फिर हमारा परिवार भी व्यवस्था में भागीदारी करता है। हमारे परिवार में से कोई शिक्षक हो जाता है, कोई उद्योग धंधा करता है, कोई खेती किसानी करता है, या कोई नौकरी करता है किसी कारपोरेट में जाके, है ना, या कोई राजनीति में चला जाता है, या कोई समाज संस्थाओं को बना लेता, सामाजिक संस्थाओं को मिला। और ये सब करके हम लोग समाज व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। तो हम पहले लेते हैं और फिर देते हैं। तो ये जो लेना देना है, इसके रूप में ही परिवार परंपरा जो है वो बनी रहती है। इसी को अपन मानव परंपरा कह रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये डायग्राम आपके सामने जो है प्रस्तुत किया। मैंने इसको शेयर भी किया है, तो आप सब लोग इस डायग्राम को देखेंगे। इसमें बताया कि मानव प्लस मानव परिवार में संबंध निर्वाह की क्रिया किस तरीके से होती है।
संबंधों में ही परस्पर पूरकता समझ में आती है और उभय तृप्ति होती है। जैसे कोई व्यक्ति मेरा सम्मान करता है तो हमको अच्छा लगता है, सम्मान करते समय उसको अच्छा लगता है ना। यदि वो अपमान करता है, अपमान करते समय उसको ख़राब लगता है, और जिसका अपमान करता है उसको ख़राब लगता है। जैसे मेरे से मेरे माता पिता प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, जब वो प्रेम और स्नेह करते हैं उनको अच्छा लगता है, और जब मैं उनके प्रेम और स्नेह को स्वीकार करता हूँ मुझे अच्छा लगता है। इसको उभय तृप्ति बोलते हैं। लेकिन यदि कोई भाई बहन आपस में द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, है ना, यदि वो द्वेष और घृणा करते हैं तो द्वेष करते समय दुखी रहते हैं, घृणा करते समय दुखी रहते हैं, गुस्सा करते समय दुखी रहते हैं, क्रोध करते समय दुखी रहते हैं, और इस क्रोध को जो व्यक्ति स्वीकारता है, घृणा को जो स्वीकारता है, वो भी दुखी होता है। तो यदि संबंध की समझ नहीं होती है तो संबंध में यदि ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, है ना, क्रोध आदि रहता है, उस स्थिति में मानव एक दूसरे को दुखी करता है, एक दूसरे से लड़ता है, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करता है, एक दूसरे के साथ छेड़खानियाँ करता है, एक दूसरे को दुखी करने के उपक्रम में लगा रहता है, ऐसी उसी में अपनी विचार शक्ति का नियोजन करता है। तो इसके जब वो इसमें अपनी विचार शक्ति को लगाता है तो उसमें सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था की समझ नहीं रहती है, वो लड़ाई झगड़े की समझ रहती, कोर्ट कचहरी की समझ, इसी में उसका पूरा ज़िंदगी जो है इसमें लग जाता है। तो हम लोग व्यवस्था में जीना चाहते हैं या लड़ाई झगड़ा करके जीना चाहते हैं, इसको हमको तय करना पड़ेगा, है ना। यदि हर विद्यार्थी इसके महत्व को समझता है तो वो धीरे धीरे शैक्षणिक संस्थाओं में भी एक स्नेहिल वातावरण को, परस्पर एक दूसरे के सहयोग के वातावरण को, एक दूसरे के साथ सहकारिता को, पूरकता को, एक दूसरे के साथ सुहृदयता को पहचान सकता है ना। सुहृदयता को पहचानने से क्या होगा, हम एक दूसरे के दुख में भागीदारी करके उसका दुख दूर करने का प्रयास करेंगे, उसकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यदि हम किसी का दुख दूर कर पाते हैं, उनकी समस्याओं को दूर कर पाते हैं, तभी हम सुखी होते हैं। तो इसलिए मैंने ये कहा कि जिसको हम लोग समाज व्यवस्था कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं, या वैश्विक व्यवस्थाएं कहते हैं, उनके मूल में यदि कोई संस्था है वो परिवार रूपी संस्था है। क्योंकि परिवार में वो सब काम होता है जो किसी राज्य में होता है, जो किसी समाज में होता है, या वैश्विक स्तर पर जितने भी बड़े काम होते हैं वो सब काम जो हैं परिवार में ही होते हैं। इसीलिए परिवार के महत्व को, परिवार में संबंधों के महत्व को, परिवार में संबंधों में जीते हुए उसमें जो मूल्य निर्वाह है उसके महत्व को पहचानने से ही मानव सुखी हो सकता है, मानव शांति पूर्वक जी सकता है, मानव संतोष के साथ जी सकता है और आनंद पूर्वक जी सकता है, और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है और समृद्धि पूर्वक जी सकता है। समृद्धि का मतलब है आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना। दरिद्रता का मतलब है कि परिवार की आवश्यकता से कम उत्पादन करना, वो गरीबी है। तो यदि किसी परिवार में आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है तभी वो परिवार समृद्ध होता है। किसी समाज में आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है, वो समाज जो है समृद्ध होता है। किसी देश में आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है तभी वो देश समृद्ध होता है, नहीं तो उस देश को दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। अभी हम लोग पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि पाकिस्तान को जो है दुनिया के सब देशों से कर्जा मांगना पड़ता है, और इसीलिए कई लोग मजाक में या मीम बना के जो है वो इमरान खान का फ़ोटो शेयर करते हैं मीडिया में कि वो कटोरा लेके भीख मांग रहा है पूरी दुनिया में। तो किसी देश का प्राइम मिनिस्टर यदि भीख मांग रहा है दुनिया के दूसरे देशों से, तो उस देश के नागरिक को, उस देश से संपन्न व्यक्ति को भी जो है समृद्धि का एहसास नहीं हो सकता है। उसको लगेगा हमारा देश गरीब है, हमारे पास पैसा है तो क्या हुआ, लेकिन हमारा देश गरीब है। तो यदि ये समझ हमको, तो मैं कह रहा कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन की समझ यदि हर परिवार में होती तो हर परिवार समृद्धि को महसूस कर सकता है। और यदि परिवार में आपस में सहयोग होता है, आपस में मैत्री होती है, तो मैत्री पूर्वक, सहयोग पूर्वक, परस्पर विश्वास पूर्वक एक दूसरे का सम्मान करते हुए ही परिवारों की परस्परता में अभय का वातावरण बनता है। नहीं तो अभी परिवार आपस में डरे हुए हैं, पड़ोसी के साथ डरे हुए हैं,
जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग के में अन्य जो दूसरे फ्लैट्स हैं उनमें आपस में कोई बातचीत नहीं होती, लोग डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि विश्वास नहीं है, क्योंकि सम्मान नहीं है, क्योंकि संबंध का समझ नहीं है। अपने परिवार में ही ठीक से नहीं जी पा रहे हैं तो पड़ोसी के साथ संबंध बना के कैसे अच्छे से जी लेंगे? ये विश्वास नहीं बन पाता है ना, इसीलिए भय है। तो संबंधों की जो समझ है वही परिवारों की परस्परता में, समाज में अभय का इस निर्माण करती है। और यही अभय यदि पूरी दुनिया में फैल जाता है तब उसको कहते हैं कि पूरी मानव जाति सह अस्तित्व के साथ जी रही है। सभी साथ साथ मिलकर एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के लिए उपयोगी होते हुए, व्यवस्था में भागीदारी करते हुए जी पा रहे हैं, है ना। इसकी बुनियादी शिक्षा परिवार में होती है और इसके लिए जो बुनियादी समझ है वो व्यवहार की समझ है, मूल्यों की समझ है। यदि व्यवहार और मूल्यों की समझ है तो हम सुखपूर्वक दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में सुखपूर्वक जी सकते हैं। अब मैं इसके बाद एक चार्ट और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और उसके बाद लगभग 1 घंटे का समय हो गया है तो मैं उसको शेयर करता हूँ। जी जी ज़रूर। ओके, पर यदि पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर बाई मिस्टेक भी यदि हो गया है, आपने यदि कुछ सुना है और आपको लगता है कि कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा बोर तो नहीं कर रहा हूँ? ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, है ना। आपके अलावा और कोई पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, या कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा? यस, अभिषेक, हाँ अभिषेक जी। और ये हाँ अभी जी उस मैं जो सुन पाया हूँ उसको मैं रिपीट करता हूँ। क्या यही है? आपने कहा कि मैंने समस्या बताई है, उस समस्या को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, यही आपका प्रश्न है ना? है ना। अच्छा, मैं बेटा आपसे पूछता हूँ, आपके माता पिता ने आपके लिए कुछ किया है, आपके मन में क्या कल्पना बनती है कि आप अपने माता पिता के लिए क्या करेंगे? कैसे खुश होंगे आपके माता पिता? ऐसा आप क्या करेंगे जिससे माता पिता खुश होंगे? जी। तो
तो मुझे लगता है कि यदि आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, आप उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखेंगे, आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे, आपका यश होगा जिसके कारण से समाज में आपका सम्मान होगा, है ना। और आप जो है स्वावलंबी हो जाएंगे, है ना, स्वावलंबी हो जाएंगे, यानी आप तब आपके माता पिता खुश रहेंगे, है ना। तो मैंने कहा ये जो समझ है, इस समझ को पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। इतनी सी तो बात है। अभी क्या होता है कि जो लोग नौकरी में जाते हैं उनको लगता है कि अब वो स्वतंत्र हो गए, है ना, और फिर वो अपने परिवार से, समाज से दूर हो जाते हैं। हम लोग ऐसा कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि आदमी जो है यदि हाई स्कूल तक पढ़ गया तो वो गांव से गया, है ना। 8वीं तक पढ़ गया तो परिवार से कोई संबंध नहीं बचता आज की स्थिति। 8वीं तक पढ़ गया, परिवार से गया, है ना। 12वीं तक पढ़ गया, गांव से गया। और यदि वो इंजीनियरिंग कर ली, आईआईटी कर ली उसने, तो वो देश से गया, है ना। अभी देख रहे हैं आप आईआईटी के 80% लोग जो हैं भारत छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई जिस देश ने आपको शिक्षित किया, अवसर दिया, एक आईआईटी के ग्रेजुएट को तैयार करने में लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए खर्च होता है गवर्नमेंट का, है ना। यदि आप आईआईटी का बजट देखें, उससे स्टूडेंट के रेशियो में डिवाइड कर दें तो आपको पता लगेगा कि कितना पैसा सरकार खर्चा करती। तो जिस देश ने आपके ऊपर इतना पैसा खर्च किया, आप उस देश को छोड़ के चले गए। तो जिस माता पिता ने जन्म से लेके इतनी 15-20 साल तक पढ़ाया, खाना खिलाया, कपड़े लत्ते दिए, शिक्षा की व्यवस्था करी, है ना, आपको सुरक्षित रखा, है ना, भाषा सिखाई, बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और लोग उन माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनमें ग्रेटिट्यूड नहीं है, वो सुखी हो सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कोई सुखी हो सकता है, और ना वो अपने माता पिता को सुखी कर पाएंगे। तो हम लोग खुद भी सुखी रहना चाहते हैं, अपने माता पिता को, भाई बंधुओं को, समाज को भी सुखी रखना चाहते। तो ये सुखी कैसे हो सकते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। हाँ जी, तीर्थ हैं। यस, हाँ जी, बोलिए। ये एक दृष्टिकोण है जो आपने रखा है। दूसरा दृष्टिकोण है सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है। इंडिया बनता किससे? हम ही लोगों से तो इंडिया बनता है ना। इंडिया कोई अलग से कोई चीज़ थोड़ी है, हम ही सब लोग मिल के देश का निर्माण करते है ना बेटा। तो यदि सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, जैसे मान लीजिए हम अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ हैं कि हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया, शिक्षित किया, संस्कारित किया, कैसे अपना पैसा काट के, अपने सुविधाओं को कम करके हमको हमारे ऊपर लगाया। तो वैसे ही देश ने लगाया, इतनी बड़ी बड़ी आईआईटी बनाई, उनके लिए बजट का प्रोविज़न किया, है ना। वो बजट कहाँ से आता है? जो टैक्स पेयर, जो फैमिलीज़ हैं, उनके टैक्स से पैसा आता है। तो जिन्होंने आईआईटीज़ खोले, उनके लिए बजट किया, उनके लिए पैसे का व्यवस्था किया, कितने सारे प्रोफेसर लोगों ने पढ़ाया, और आपके परिवार ने भी खर्चा किया, है ना। आपके परिवार ने भी, जब कोई बच्चा विद्यार्थी बनता है ना, आईआईटी में पढ़ता है, तो काफ़ी पैसा लग जाता है, 15-20-25 लाख तक लग जाता है ना, कई जगह ज़्यादा भी लग जाता है। आप सोचिए कि परिवार ने कैसे किया होगा वो सारा पैसा, है ना, कितना श्रम किया होगा।
और आपको जॉब मिल गई और आप चले गए, ये सब भूल गए कि हमारे ऊपर जो लोगों ने खर्च किया है हमको वो देना भी है ना। तो इसका मतलब सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है, और सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है तो आप जो है अपने अहंकार की पुष्टि के लिए जो है हम विदेश चले जाते हैं, अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए हम विदेश चले जाते हैं। तो हमको अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने इवन अपने इंस्टीट्यूशन है ना, आपको किसी इंस्टीट्यूशन ने पढ़ाया उसके प्रति भी तो हमारा कुछ कर्तव्य होता है कि हम उसके विकास में उसको और अच्छे से चलाने में अपने योगदान दें। तो मूल बात है, हम लोग अभी राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, बिहेवियरल चीज़ों को समझ रहे हैं। ये भाव कहाँ से आता है कि हमारे गांव को छोड़ के हम चले जाएं, हमारे माता पिता को छोड़ के चले जाएं, हमारे देश को छोड़ के चले जाएं, है ना, और हम जो प्राकृतिक संपदा है उसका भी शोषण करें। हम नदी में से पानी ले लें लेकिन नदी को ठीक नहीं रखें, हम जंगल को काट डालें लेकिन जंगल लगाएं नहीं, हम सड़कों का उपयोग तो करें लेकिन सड़कों को साफ़ सुथरा नहीं रखें, है ना, हम पार्कों का उपयोग तो करें लेकिन पार्कों में गंदगी फैला के जाएं। ये जो संस्कार है, ये जो व्यवहार है, ये जो आचरण है, इसका मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत यही है कि हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड का सेंस नहीं है, और ग्रेटिट्यूड का सेंस हमारे परिवार में नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति यदि जो पब्लिक प्लेसेस में गंदगी करता है, आप इसकी एक रिसर्च कर लीजिए, वो अपने घर में भी गंदगी करता होगा। यदि वो अपने पब्लिक प्लेसेस का दुरुपयोग करता है, वो निश्चित रूप से अपने घर की संपत्ति का भी दुरुपयोग करता होगा, क्योंकि वो संस्कार है ना जो उसको परिवार में नहीं मिला, जो उसको शिक्षा संस्थान से नहीं मिला। ऐसा मेरा अपना सोचना ऐसा है। हम लोग जब व्यवहार के दृष्टिकोण से चीज़ों की समीक्षा करते हैं तो ऐसा समझ में आता है। मैं आधा मिनट का वो ब्रेक ले रहा हूँ, मैं पानी पी लूँ, आधे मिनट का, है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। तो मैंने एक स्क्रीन शेयर किया है, वो दिख रहा है ना आपको? बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थियों को दिख रहा होगा। तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं कि जिसको हम लोग जीना कहते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ना, अभी मुझे लगता है ठीक दिख रहा होगा ना। तो मैंने ये कहा, हाँ अब साफ दिख रहा है ना। तो मैंने ये कहा कि जो जीना होता है तो आदमी का जीना 5 स्थितियों में होता है, परिवार में, समाज में, है ना, व्यक्ति के रूप में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में। हम इन 5 लेवल पे जीते हैं। तो व्यक्ति के रूप में जीना क्या है, परिवार के रूप में जीना क्या है, समाज के रूप में जीना क्या है, राष्ट्र के रूप में जीना क्या है, और अंतर्राष्ट्र के रूप में जीना क्या है। क्योंकि यदि इनमें से किसी भी एक जगह गड़बड़ी होती, मान लीजिए समाज में गड़बड़ी होती है, उसका असर राष्ट्र में भी जाता है, परिवार में भी जाता है।
यदि परिवार में गड़बड़ी होती है तो उसका असर परिवार के जो सदस्य के रूप में व्यक्ति होते हैं, जो अन्य सदस्य होते हैं, वो उससे प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए परिवार का कोई एक सदस्य किसी क्रिमिनल केस में फंस जाता है, तो परिवार के बाकी सदस्य उसमें परेशान हो जाते हैं, है ना। या परिवार के किसी एक व्यक्ति को कोई डरा देता है तो पूरे परिवार में भय व्याप्त हो जाता है ना। उसी तरीके से यदि किसी राष्ट्र में भ्रष्टाचार होता है, आतंकवाद होता है ना, तो उसका प्रभाव समाज पे भी जाता है, अंतर्राष्ट्र में भी जाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में कुछ कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर आतंकवाद की प्रश्रय है ना, प्रश्रय स्थली के रूप में बन गए, जहाँ दुनिया के जितने भी टेररिस्ट लोग हैं वो वहाँ जाके अपनी जगह बना लेते हैं और वो राज्य उनका अपने इंटरेस्ट में उपयोग करता है और आतंकवादी जो है राज्य का उपयोग करते हैं अपनी आतंकवादी गतिविधियों को चलाने के लिए, है ना। तो इसका मतलब है यदि किसी राष्ट्र में गड़बड़ी होती है तो उसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाता है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गड़बड़ी होती है ना, जैसे अभी मान लीजिए चाइना गड़बड़ कर रहा है तो उसका असर दुनिया के सभी देशों के अंदर गया। कोरोना वायरस जो है चाइना की गलती से फैला तो दुनिया के सभी देशों को उसको भोगना पड़ रहा है। आज 10 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है कोरोना से मर गए। बहुत सारी इकोनॉमी जो है वो डीरेल्ड हो गई, है ना। बहुत सारा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बंद हो गए, बिजनेस एक्टिविटीज़ बंद हो गई। बहुत सारा असर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई देश में गड़बड़ी होती है उसके कारण से होता है। दूसरी बात, यदि इसको समाधान के दृष्टिकोण से देखें तो जैसे आज प्रदूषण की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, तो प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कोई देश चाहे कि मैं पूरी दुनिया में ठीक कर दूं, वो नहीं संभव है ना। कोई देश अपने देश की सीमा में ग्लोबल वार्मिंग को ठीक कर ले, ये संभव नहीं है, क्योंकि धरती का वातावरण तो अखंड है। ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान का हवा और भारत की हवा के बीच में डिवीज़न हो सकता है, कोई सीमा रेखा बनाई जा सकती। भले हम काल्पनिक सीमा बना लें लेकिन वातावरण तो उस नियम का पालन नहीं करता, वो प्राकृतिक नियमों से चलता है ना। तो इसलिए यदि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को ठीक करना है तो दुनिया के सभी देशों को मिलकर करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब है जब तक मानव एक नहीं हो जाता, दुनिया के सभी देश एक नहीं हो जाते हैं, तब तक जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए मानव समाज को एक करने की समझ, उसका लोकव्यापीकरण और उस मानसिकता को मानव समाज में शिक्षा के माध्यम से स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, हम प्रदूषण की समस्या का, यहाँ तक कि करप्शन की जो प्रॉब्लम है वो भी इंटरनेशनल है ना, उसको भी नहीं रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रेसिज्म का प्रॉब्लम है, जो जैसे डिफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम है, या जो क्लाइमेट चेंज जैसी जो समस्याएं हैं उनकी समस्या का समाधान है वो नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि हमको एक अखंड समाज की मानसिकता को विकसित करना पड़ेगा, है ना। जो व्यक्ति की मानसिकता से समाधान नहीं है उनका समाधान जो है अखंड यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानव एक हो जाए, चाहे वो सहमति विधि से हो जाए। जैसे अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में दुनिया के अधिकतम देश हैं और दुनिया के ज़्यादातर देशों ने उसकी सदस्यता ले रखी है। हालांकि उसमें कुछ अंतर विरोध भी हैं, जैसे क्योंकि जो उनकी सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें थोड़े से ही देश हैं और वो थोड़े से देश जो हैं वो डोमिनेट करते हैं, दूसरे देशों को आने नहीं देते हैं और इसके कारण से सहमतियों के स्तर पे भी अंतर आ जाता है ना। और इसके कारण से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है। तो बहुत सारे प्रस्ताव जो है उन्होंने समाधान की दिशा में जो है पारित किए हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी डिसाइड किए हैं ना। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किए हैं उनको सभी सरकारों ने साइन करके स्वीकार भी किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव पे साइन करके
सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि पूरी पृथ्वी पे ह्यूमन लाइफ को सुधारने के लिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उन गोल की दिशा में सभी सरकारों को, सामाजिक संस्थाओं को और समाज को काम करना चाहिए। लेकिन एकता के अभाव में, प्रतिस्पर्धा के कारण से, है ना, वो नहीं हो पा रहा है। और इसके कारण से जो अच्छी, जिसको हम कहते हैं कि एक अच्छे उद्देश्य को भी हम पूरा नहीं कर पा रहे। और वह उद्देश्य वो है जिससे पूरी धरती का मानव सुखी हो सकता है। यानी ऐसा भी नहीं है कि ऐसा करने में हमको दुख होगा, बल्कि सुख होगा। हवा शुद्ध हो जाएगी, वातावरण ठीक हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज की समस्याओं से हम मुक्ति पा जाएंगे, ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है उसको हम ठीक कर पाएंगे, जो खनिजों का मिनरल रिसोर्सेस का जो डिप्लीशन हो रहा है, उसका अंधाधुंध दोहन हो रहा है, उस दोहन को हम रोक पाएंगे। जो जंगल कट रहे हैं उसको रोक पाएंगे, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर टेबल जो है कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, और जो रेन वाटर है उसका हम लोग नियोजन नहीं कर पा रहे हैं। जो सब सरफेस वाटर है या ग्राउंड वाटर के जगह पे जो बरसात का जल है, यदि हम इसका संग्रहण कर लेते हैं तो ग्राउंड वाटर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अभी हम लोग ग्राउंड वाटर का उपयोग करते हैं, और जो बरसात का जल है वो नदी नालों से बहते समुद्र में चला जाता है। तो जो उपयोगी पानी है, जिसको हम लोग बरसात का पानी कहते हैं, उसी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और वही पीने के लायक भी होता है। पीने के लिए सबसे जो उपयुक्त, सबसे जो पौष्टिक पानी है वो बरसात का जल है। यदि हम उसको इकट्ठा करके पीते हैं तो बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। ग्राउंड वाटर जो होता है उसमें कोई ना कोई मिनरल कंसंट्रेशंस हो जाते हैं जो प्रॉब्लम करते हैं। दूसरी बात है कि जब वाटर टेबल नीचे जाता है, तो वाटर टेबल के नीचे जाने से क्या होता है कि जो मिट्टी में नमी होती है, मॉइस्चर होता है, और वो मॉइस्चर मिट्टी में बना रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो पेड़ पौधों की जड़ों को पानी देता है ना। और उस पानी के कारण से गर्मी के मौसम में भी पेड़ पौधे खड़े रहते हैं। अभी आप लोगों को शायद पता होगा कि एक सेंट्रल इंडिया का एक ऐसा भाग है जहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, और वहाँ की जो मिट्टी है, क्योंकि जब पेड़ पौधे ख़त्म हो जाते हैं, पेड़ क्या करता है, मिट्टी को, उसकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, बांध के रखती हैं। और जब पेड़ नहीं होते हैं तो मिट्टी ढीली हो जाती है, और जो बरसात होती है उसमें बह जाती है। उसके कारण से रिवाइंस बन जाती है, जिसको बीहड़ कहते हैं। हिंदी में बीहड़ कहते हैं, अंग्रेजी में रिवाइंस बोलते हैं। और रिवाइंस में फिर कोई भी घर नहीं बन सकता है, ना ही कोई गांव बच सकता है, ना वहाँ पेड़ लगाया जा सकता है, क्योंकि आप पेड़ लगाते हैं और बरसात होती है और मिट्टी के कटाव के कारण से वो पेड़ गिर जाते हैं। और इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यही है कि जो मिट्टी में ड्राईनेस बढ़ गई। ड्राईनेस क्यों बढ़ी? क्योंकि वाटर टेबल नीचे चला गया। अभी हम लोग जब ट्यूबवेल करते थे हमारे शहरों में जहाँ हम रहते थे, तो वहाँ पे 100-200 मीटर पे पानी आ जाता था, और अभी वो पानी जो है 600-700 मीटर पे आता है ना। ग्राउंड वाटर हमको निकालना है तो 600-700 मीटर का, और कहीं कहीं तो 1000 मीटर तक के जो है, 1000 फुट तक के वो जो ट्यूबवेल है उसको करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि जो एक्यूफर्स होते हैं, एक्यूफर्स का मतलब होता है जहाँ पानी बना रहता है, मॉइस्चर बना रहता है, वो ख़त्म हो रहे हैं, एक्यूफ्यूज़ हो गए, यानी वो पानी से पानी की कमी के कारण वो ड्राई हो गए। ड्राई होने से जो पेड़ उनके ऊपर रहते हैं वो सूख जाते हैं, और इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन होता है। लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो है वो भिंड, मुरैना, आगरा और राजस्थान का कुछ इलाका जो है, उधर की लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो है वो रिवाइंस में बदल गई, जहाँ ना खेती हो सकती है, ना पेड़ पौधे लग सकते हैं, ना कोई गांव, क्योंकि आपने गांव बनाया बीहड़ के ऊपर, और पानी के कटाव में वो नींव के नीचे से मिट्टी सरक जाती है और घर गिर जाते हैं। ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती। तो हमको इन सारी समस्याओं को, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ने वाले लोग हैं ना, साइंस पढ़ने वाले लोग हैं,
मैंने भी जैसे भूगर्भ शास्त्र को पढ़ा है, मैंने एमटेक किया है भूगर्भ शास्त्र में, है ना, जियोलॉजी में, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को समझता हूँ, है ना। अब समझता हूँ तो इनको ठीक करने का विचार आता है। अब ठीक करने का विचार आता है तो हमको लगता है कि राज्य करेगा। जैसे हमारे एक विद्यार्थी अभी बोल रहे थे ना कि इंडिया का प्रॉब्लम है ना। इंडिया का प्रॉब्लम नहीं, इंडिया नहीं कर सकता है, समाज ही कर सकता है, परिवार ही कर सकता है। जैसे जो उत्पादन करने वाले जो किसान लोग हैं, यदि वो अपने खेतों में बरसात के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था कर लेते हैं, है ना, सरकार कितने तालाब बनाएगा। और एक समय ऐसा था कि हर शहर में बहुत तालाब हुआ करते थे, कुएं होते थे। आजकल कोई कुआं मिलता नहीं, ना तालाब मिलता है, सब लोग जो है बोरिंग करा लेते हैं, और बोरिंग धीरे धीरे 2-5 साल में गहरी होती चली जाती है ना, गहरी होती चली जाती। उसके कारण से जो वाटर टेबल जब ऊपर था तो कुओं में पानी आता रहता था, जो ग्राउंड वाटर है वो रिस के आता रहता था, है ना, तालाबों में भी आता था, नदियों में भी आता था। आजकल नदियाँ भी सूख जाती, बरसात में उनमें पानी रहता है और बरसात गई तो नदियाँ सूख जाती। पहले नदियों में पानी क्यों बना रहता था? क्योंकि वाटर टेबल ऊपर था, तो जो ग्राउंड वाटर था वो झिर झिर के, है ना, जो कैपिलरी प्रोसेस से, है ना, वो नदियों में पानी सप्लाई करता, और इसीलिए नदियों में 12 महीने पानी रहता था। और नदियों में पानी रहने से आसपास की जो वनस्पतियाँ हैं वो हरी भरी बनी रहती थी, है ना। तो ये सारा इकोसिस्टम, या जिसको हम लोग एनवायरनमेंट साइकिल कह रहे हैं, उसको हमने डैमेज कर दिया। एक गड़बड़ी तो हमने जो प्राकृतिक व्यवस्था है इसको ठीक से नहीं समझ पाने के कारण से कर दी। दूसरी गड़बड़ी क्या हुई, मानव जाति ने अपने को सामाजिकता के रूप में, मानव को एक होना था, उसकी जगह वो समुदाय चेतना में फंस गया। उसका मूल कारण क्या रहा? रंग के आधार पे भेद हो गया। उन्होंने कहा गोरे काले। अभी आप लोगों ने अमेरिका की घटना सुनी होगी कि अमेरिका में वाइट और ब्लैक के बीच में झगड़ा हुआ, बड़ी स्तर पे जो है दंगे हुए, कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स को जो है आग लगा दी। और उसमें ऐसा था कि एक गोरे आदमी ने एक काले आदमी की गर्दन पे, है ना, अपना घुटना रख के उसको मार डाला, और वो कहता रहा कि हम मर जाएंगे, फिर भी उसकी परवाह नहीं की। उससे जो काले ब्लैक स्किन वाले जो लोग थे उन्होंने, वो रिटेलिएट हो गए, क्योंकि ऐसी और भी घटनाएं हुई होंगी, और उसके विरोध में उन्होंने पूरे देश में दंगे फसाद किए। और जब उन्होंने दंगे किए तो वाइट लोग भी निकल के आए, उन्होंने भी दंगे किए, है ना। बड़ी मुश्किल से वो दंगे जो हैं नियंत्रित हुए, और उन दंगों का प्रभाव फ्रांस पे भी आया, है ना, जर्मनी पे भी आया, इंग्लैंड पे भी आया, ऑस्ट्रेलिया पे भी आया। तो ये उसका प्रभाव हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय, यानी एक देश में गड़बड़ी हुई, उसका प्रभाव दुनिया के कई देशों में गया, है ना। पूरा अफ्रीका भी उससे रिटेलिएट हुआ, क्योंकि अफ्रीका में काले चमड़ी वाले लोग हैं, है ना, उनके चमड़ी का रंग। तो आदमी की पहचान उसकी चमड़ी थोड़ी होती है, आदमी की पहचान उसका व्यवहार होता है, उसका आचरण होता है, उसका विचार होता है। अब विचार का तो कोई रंग नहीं होता है, आचरण का, कोई व्यवहार का कोई रंग नहीं होता है ना। तो रंग के रूप में जो आदमी का पहचान है, यही मूर्खता है, यही गलती है ना, जिसके कारण से समुदाय बनते हैं, और समुदायों में फिर झगड़े रहते हैं। गोरे अपने को माने रहते हैं कि वो दुनिया में सबसे समझदार लोग हैं, ऐसे ही काले लोग भी माने रहते हैं कि वो दुनिया में सबसे समझदार लोग हैं। यदि काले लोग ऐसा मानते कि गोरे ज़्यादा समझदार हैं तो उनमें हीनता आ जाती है, और यदि गोरे ऐसा माने रहते हैं कि वो ज़्यादा समझदार हैं, यानी सफ़ेद स्किन वाले लोग ज़्यादा, उनमें अहंकार आ जाता है। तो जो हीनता है वो भी दुख देती है, और अहंकार भी दुख देता है। अहंकार आता है तो लड़ाई झगड़े होते हैं, हीनता आती है तो शोषण होता है ना। तो हीनता से और अहंकार से मुक्त होने के लिए हमको ये जो बुनियादी रूप में मानव का पहचान है, उस मानव की पहचान को बुनियादी रूप से समझने की ज़रूरत है ना। नहीं तो हम लोग रंग भेद के आधार पे, नस्ल के आधार पे, आप लोगों को पता होगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो नस्ल के आधार पे हुआ था। तो जो जर्मनी था, वहाँ की जो नाज़ी कौम थी, उस कौम के अंदर इस बात को बिठाया हिटलर ने कि नाज़ी दुनिया की सबसे
श्रेष्ठ नस्ल है और इसीलिए दुनिया के सभी देशों पे शासन करने का अधिकार जो है वो नाजियों का है, राज्य करने का अधिकार। और इसके कारण से विश्व युद्ध हुआ क्योंकि बाकी लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया और झगड़ा हुआ। उस झगड़े में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग तो युद्ध में मारे गए और युद्ध में 1 करोड़ से ज़्यादा मरने के बाद जो युद्ध के कारण से विभीषिकाएँ पैदा हुई उसमें लगभग 10 करोड़ लोग मारे गए। जैसे स्वाइन फ्लू भी उसी समय पैदा हुआ और उसी के कारण जब पुरुष लोग युद्ध में मर गए तो समाज में स्त्रियों की संख्याएं बढ़ गईं। उसके कारण से महिलाओं के अधिकार की बात उठी क्योंकि अब परिवार को चलाने की जवाबदारी महिलाओं के ऊपर आ गई। तो सारे वुमेन मूवमेंट भी जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पैदा हुए क्योंकि उससे पहले तक परिवार में पुरुष लोग जो है अपने परिवार का भरण पोषण करते। अब युद्ध में 1 करोड़ लोग पुरुष मर गए तो प्राकृतिक रूप से जो संतुलन होता है स्त्री पुरुष का वो संतुलन बिगड़ गया और कई परिवारों में तो महिलाओं के ऊपर जवाबदारी आ गई। तो महिलाओं पे जवाबदारी आई तो उन्होंने राज्य के ऊपर दबाव बनाया कि राज्य की रक्षा के लिए हमारे पति ने जो है अपनी कुर्बानी दे दी, इसलिए अब हमको अधिकार दीजिए, हमको नौकरी दीजिए। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो पैदा हो जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ एक वर्ण भेद है, हम लोग ऐसा कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, वैश्य शूद्र, इस तरीके से 4 वर्ण हैं। ये मनु ने ऐसा डिवीज़न किया, ऐसा लोग कहते हैं, किताबों में पढ़ने को मिलता है। लेकिन क्या जो शूद्र है वो पढ़ नहीं सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है। क्या जो वैश्य है वो पुलिस ऑफिसर या आर्मी का ऑफिसर नहीं बन सकता? बन सकता है। ब्राह्मण भी बन सकता है और क्षत्रिय भी जो है पढ़ के विद्वान बन सकता है। अभी मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे जो क्षत्रिय लोग हैं, वैश्य लोग हैं, वो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। तो ये जो वर्ण के आधार पे हमने बंटवारा किया था, ये मानव के रूप में पहचान नहीं साबित हुई, है ना। और इसीलिए अभी हमको मानव के रूप में पहचान स्थापित करने की ज़रूरत है। जैसे लिंग भेद है, लिंग भेद यानी स्त्री पुरुष का भेद। बहुत सालों तक, मेरे ख्याल से लगभग 1000 साल से ज़्यादा, 1000 साल या 2000 साल से ज़्यादा से लोग ऐसा मानते रहे कि स्त्रियां बौद्धिक रूप से पुरुषों से कमज़ोर होती, स्त्रियां शारीरिक रूप से पुरुषों से कमज़ोर होती हैं और इसलिए स्त्रियां युद्ध नहीं कर सकती, हवाई जहाज़ नहीं उड़ा सकती, रेलगाड़ी नहीं चला सकती, या शारीरिक श्रम का काम नहीं कर सकती, या राजनीति में नहीं आ सकती हैं, पार्लियामेंट में नहीं आ सकती हैं। पहले जब इनिशियल डेमोक्रेसी थी तब तो उन्होंने कहा कि स्त्रियां वोट भी नहीं दे सकती। वोट देने का अधिकार भी कोई मेरे ख्याल से 60, 70, 80 साल पुराना ही है। सबसे लास्ट में इंग्लैंड ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है। उससे पहले दुनिया के कई देशों ने वोट देने का अधिकार स्त्रियों को, नहीं तो पहले केवल पुरुष ही जो है मतदान में भागीदारी करते थे, राज्य व्यवस्था में पुरुष ही हुआ करते थे। आर्मी में तो अभी दुनिया में धीरे धीरे अभी आर्मी में स्त्रियों को उन्होंने कहा कि स्त्रियां भी उसमें हो सकती हैं। तो ये जो लिंग का भेद है वो भी मानव का पहचान नहीं है, क्योंकि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, विचार का तो कोई लिंग होता नहीं है, व्यवहार का कोई लिंग होता नहीं, आचरण का कोई लिंग नहीं होता है ना। तो स्त्रियां भी विचार कर सकती हैं, पुरुष भी विचार कर सकती हैं। स्त्रियां भी जो है वो सम्मानपूर्वक जी सकती हैं, विश्वासपूर्वक जी सकती हैं, स्नेहपूर्वक जी सकती हैं, यानी व्यवहार कर सकती हैं। पुरुष भी व्यवहार कर सकते हैं, पुरुष भी विश्वासपूर्वक सम्मानपूर्वक जी सकते हैं। तो इसलिए हमको मानव के रूप में, है ना, मानव चेतना में संक्रमित होने की आवश्यकता है। और उसके लिए रंग, नस्ल, वर्ण, लिंग, संप्रदाय, समुदाय, भाषा, क्षेत्र, इन सब मानसिकताओं से जो एक प्रकार से मानव की संकीर्ण पहचान है, उससे मुक्त होकर मानव चेतना में संक्रमित होने की आवश्यकता है। और मानव को यदि हम समझते हैं तो मानव 5 स्थितियों में जीता हुआ दिखता है। एक व्यक्ति के रूप में, तो व्यक्ति के रूप में कोई अकेले तो रहता नहीं है, हर व्यक्ति किसी ना किसी परिवार का सदस्य होता है। दुनिया में अभी भी व्यक्ति के रूप में रहने वाले लोगों की संख्या 1% भी नहीं होगी। अच्छा, वो जो 1% लोग होते हैं जो परिवार से निकल जाते हैं, वो भी जाके कहीं ना कहीं किसी समूह में ही रहते हैं। जैसे हिप्पीज़ का कल्चर था,
लेकिन वो जो हिप्पी लोग थे वो भी झुंड बना के ही रहते थे। जब वो किसी दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे तो अकेले नहीं जाते थे, है ना, 4 5 10 लोग 20 लोग मिल के जाते थे। तो इसका मतलब है अकेले रहने की कोई परंपरा मानव समाज में नहीं है। अभी भी पूरी दुनिया के जो 700-800 करोड़ लोग हैं, इसमें अधिकांश लोग यानी 99% से ज़्यादा लोग अभी भी, या 90% से ऊपर लोग परिवारों में ही रहते हैं, है ना। परिवार क्योंकि नैसर्गिक व्यवस्था है, इसलिए परिवार ही अभी भी व्यवस्था का आधार है। तो इस रूप में एक फैमिली लाइफ है। और मैंने कहा कि यदि परिवार की जो व्यवस्था का विस्तार ही समाज और राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में व्यवस्था होती, तो व्यवस्था की जो बुनियादी इकाई है वो परिवार ही है। अब यदि हम व्यक्ति में देखें तो व्यक्ति में जीना क्या होता है, तो व्यक्ति में क्या है कि व्यक्ति के पास अपना शरीर है, हर व्यक्ति, तो शरीर के लिए एक कार्यक्रम रहता है। शरीर के लिए क्या कार्यक्रम है? शारीरिक स्वास्थ्य है, शरीर के अंग अवयवों का संतुलन है, और हवा पानी मट्टी के साथ एक नैसर्गिक जीवन है हर व्यक्ति का। उसको शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, है ना। और इसके बाद इंद्रियों का संयम और अंगों की सक्रियता है। यदि मान लीजिए हमारी इंद्रियों का संयम नहीं है तो व्यक्ति का जो जीवन है वो विकृति या अपराध की विकारों की तरफ चला जाता है। और यदि अंगों की सक्रियता नहीं, कोई अंग कमज़ोर हो जाता है तो शरीर काम नहीं करता है। तो ये शरीर के स्तर पे काम है। एक होता है मेरे मन के स्तर पे काम, है ना, जीवन के स्तर पे काम। जो जीने वाला है वो शरीर नहीं है, जीने वाला तो मैं है ना। तो मैं और शरीर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा आपको समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि शरीर को रोटी कपड़ा चाहिए, लेकिन मुझे विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए, न्याय चाहिए, समझ चाहिए। समझदारी शरीर के किसी अंग को नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए, है ना। तो ये शरीर की आवश्यकता और जिसको जीवन कह रहे हैं उसकी आवश्यकता अलग अलग होती। जिसको मैं कहता हूँ मैं हूँ, मैं समझदार हूँ, है ना। तो मैं जो हूँ और मैं समझदार हूँ, इसका मतलब मेरी आवश्यकता समझदारी है, मेरी आवश्यकता विश्वास है, मेरी आवश्यकता सम्मान है। हमारी आँखों की आवश्यकता सम्मान थोड़ी है, ना हमारे हार्ट की आवश्यकता सम्मान है। सम्मान मेरी आवश्यकता है ना। तो शरीर की आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है, आहार आवास अलंकार, है ना। और जो मेरी आवश्यकता है वो मानसिक स्वास्थ्य है, वो मूल्यों के निर्वाह की निरंतरता है, न्याय में जीना है। और मैं किसी के साथ विरोध में नहीं जीना चाहता हूँ, मैं भ्रम से अज्ञान में नहीं जीना चाहता हूँ, यानी मैं समझदार होना चाहता हूँ, यानी मैं समाधान पूर्वक जीना चाहता हूँ, ऐसा समझ में आता है ना। तो व्यक्ति के रूप में जीना इतना ही है ना, इससे ज़्यादा व्यक्ति के रूप में नहीं, ये भी मैक्सिमम है मैंने कहा। अब यदि इसी को हम परिवार में जाते हैं तो परिवार में शरीर की आवश्यकता पूरी के लिए आर्थिक श्रम है, जिसको अर्थोपार्जन के लिए श्रम लिखा। हर परिवार कुछ ना कुछ जो अपनी शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए कुछ तन मन धन का उपार्जन करता है, यानी उत्पादन में भागीदारी करता है। उत्पादन क्षमता में उससे वृद्धि होती है, उससे अर्थोपार्जन होता है, और अर्थोपार्जन से शरीर का पोषण संरक्षण होता है, अर्थोपार्जन का सदुपयोग होता है। अर्थोपार्जन का सदुपयोग कहाँ होता है? जब समाज में उसको लगाते हैं, यानी शिक्षा संस्कार में, चिकित्सा आदि में लगाते हैं। इस तरीके से परिवार में एक आर्थिक कार्यक्रम होता है ना। हर परिवार में आर्थिक कार्यक्रम होता है, चाहे वो नौकरी विधि से आए, चाहे वो उत्पादन विधि से आए, है ना। दो ही विधियाँ हैं हम लोगों के पास में। एक विधि है कि हम नौकरी करके कमाते हैं, दूसरा है हम उत्पादन विधि से कमाते हैं। उत्पादन विधि में फिर दो विधियाँ हैं, एक खेती का उत्पादन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। तो मेरे हिसाब से उत्पादन ज़्यादा श्रेष्ठ विधि है नौकरी की तुलना, क्योंकि नौकरी कहीं ना कहीं स्लेबरी की ओर ले जाती है, और उत्पादन जो है स्वावलंबन की ओर ले जाता है ना। क्योंकि उत्पादन आपका अपना स्वत्व है, और नौकरी जो है आपका अपना स्वत्व नहीं है, जो नौकरी देता है उसका स्वत्व है ना। तो इस तरीके से यदि आपको अपने स्वत्व को समझना है तो इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप करना चाहिए, और जो इंजीनियरिंग की शिक्षा है उससे हो सकती है। यानी अपना उत्पादन करना चाहिए और उत्पादन व्यवस्था में भागीदारी करना चाहिए।
है ना, चाहे वो खेती का उत्पादन हो, चाहे वो, तो ये परिवार के स्तर पे एक शरीर के स्तर का कार्यक्रम है। दूसरा है जिसको जीवन कह रहे हैं या मैं कह रहे हैं, मैं के स्तर का कार्यक्रम। वो क्या कार्यक्रम है? तो हर व्यक्ति को परिवार में संबंधों में न्याय को समझना होता है। जैसे न्याय का मतलब क्या है? जैसे माता पिता पुत्र पुत्री के बीच में परस्पर विश्वास हो, परस्पर स्नेह हो, माँ के और बेटों के बच्चों के बीच में ममता हो, माता पिता और बच्चों के बीच में वात्सल्य हो, भाई बहनों में स्नेह हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग हो, है ना। ये शरीर की आवश्यकता नहीं है, ये मेरी आवश्यकता है। यदि ये समझ है हमारे अंदर, यदि माता पिता में ममता है, वात्सल्य है, स्नेह है और बच्चों और उनके बीच में विश्वास है, तो परिवार सुखी रहता है ना। भाई बहनों के बीच में परस्पर विश्वास है, एक दूसरे का सम्मान है, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव है, स्नेह है, तो भाई बहन आपस में सुखी रहते हैं, है ना। और पति पत्नी के बीच में यदि आपस में एक दूसरे के साथ विश्वास है, एक दूसरे का सम्मान है, एक दूसरे के साथ प्रेम है, स्नेह है, तो पति पत्नी सुखी रहते हैं। यदि ये नहीं है तो दुखी रहते हैं, चाहे घर में कितना भी पैसा भरा हो, घर में खाने पीने कपड़े लत्ते का अंबार लगा हो, लेकिन यदि परस्पर विश्वास नहीं है, एक दूसरे का सम्मान नहीं है, एक दूसरे से प्रेम स्नेह नहीं है, तो घर में रहना अच्छा नहीं लगता, है ना। तो हमको परिवार जो है काटने के लिए दौड़ता है, क्योंकि परिवार में जो सुख है वो संबंधों में जीने से ही है, संबंधों में मूल्यों के साथ जीने से ही है। और ये जो जीना है ये परस्पर पूरकता के रूप में, सहयोग सहकारिता के रूप में, है ना, सहकार भाव के साथ ही हो पाता है। ऐसा करने से संबंध में निर्विरोधिता आ जाती है, दुविधा से मुक्त हो जाते हैं, रिलेशनशिप में डाउट नहीं रहता। अभी सब एक दूसरे पे डाउट करते हैं, यानी यहाँ तक भाई भाई में, भाई बहन में, पति पत्नी में एक दूसरे को शंका की नज़र से देखते हैं और अंदर ही अंदर जो है स्पर्धा बनी रहती है, द्वेष बना रहता है, इस रूप में देखते हैं और इसी के कारण से दुखी होते हैं। तो जबकि हम चाहते क्या हैं? संबंधों में निर्विरोध हो जाएं, हमारे एक दूसरे पे संदेह ना हो, डाउट ना हो, ऐसा हम जीना चाहते हैं। तो वो जीना हमको पहचानना पड़ेगा। तो ये मैंने कहा कि परिवार के स्तर पर ये कार्यक्रम है। और फिर मैंने कहा कि ये व्यक्ति के रूप में कोई जीता नहीं है, हर व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य ही होता है, इस तरीके से। और परिवार जो है वो समाज का अविभाज्य अंग होता है, क्योंकि समाज ही परिवार की आवश्यकता पूरी करता है। तो इसलिए परिवार में भी, समाज में भी शरीर के स्तर का और जीवन के स्तर के कार्यक्रम रहते हैं। जैसे सामाजिक नियमों को समझना और सामाजिक नियमों के अनुसार जीना, ये जीवन के स्तर का कार्यक्रम है। और समुदाय चेतना से मुक्त होना वो शरीर के स्तर का कार्यक्रम है, क्योंकि समुदाय चेतना यानी रंग, नस्ल, वर्ण, लिंग आदि के आधार पे जो समुदाय बनते हैं उसका आधार शरीर है ना। शरीर का रंग है, शरीर की आकृति है, शरीर का जो लिंग का भेद है, या शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए कोई उत्पादन कार्य करते हैं। जैसे लोहार लोहे का काम करते हैं, सुनार सोने का काम करते हैं, ना। कोई कुम्हार है वो मट्टी का काम करते हैं, उसके आधार पे जाति व्यवस्था बना दी। तो ये सारा शरीरगत जो भेद है वही समुदाय चेतना को जन्म देता है। और समुदाय चेतना ही लड़ाई झगड़े द्रोह विद्रोह में फंसी हुई दिखती है। पूरी दुनिया का यदि आप हिस्ट्री को देखें तो इस हिस्ट्री में ज़्यादातर जो भाग है वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का है, यानी जो धर्म संप्रदाय हैं वो आपस में लड़ते रहे। चाहे वो ऑटोमन और रोमन साम्राज्य का झगड़ा हो। ऑटोमन और रोमन साम्राज्य जो है दो रिलीजियस साम्राज्य थे और उन दोनों साम्राज्यों में 400 साल तक, 400 ईयर तक युद्ध चलता रहा। पता नहीं कितने ऑटोमन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और रोमन साम्राज्य भी 20-25 तक रोमन साम्राज्य भी आपस में युद्ध करते, पीढ़ी दर पीढ़ी युद्ध करते रहे। लाखों करोड़ों लोगों को काट डाला, मार दिया, हत्या कर दी, हिंसा और युद्ध का शिकार बने रहे, द्रोह विद्रोह बना रहा और अभी तक बना हुआ है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ऑटोमन और रोमन साम्राज्य का जो युद्ध था, जो मानसिकता थी, उस मानसिकता से अभी भी मुक्त नहीं हुए। और इसीलिए जब अमेरिका में ट्विन टावर
9/11 की जो घटना हुई जिसमें अमेरिका के ट्विन टावर को जो है गिरा दिया बम से, हवाई जहाज़ टकरा के उसको विस्फोट करके उड़ा दिया, तो लोगों ने यही कहा कि जो ऑटोमन रोमन साम्राज्य का जो परंपरागत द्वेष था उसी द्वेष का शिकार हुआ है। जैसे अभी भी गोरे काले का जो झगड़ा होता है वो उसी द्वेष का शिकार है ना, उसी के कारण से। जैसे नस्लवाद जो भी है, अभी रेसिज्म को लोग बहुत ख़राब मानते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि मानव जाति एक ही नस्ल है, और उस नस्ल को उन्होंने कहा होमो सेपियन है, इस तरीके से उन्होंने नाम दिया। तो इसलिए परिवार के स्तर पे भी है ना, शरीर के स्तर का एक अलग कार्यक्रम है और दूसरा जीवन के स्तर का कार्यक्रम है। जीवन के स्तर का कार्यक्रम है सामाजिक नियमों को पहचानना। सामाजिक नियम क्या है? तो जैसे पर नारी पर पुरुष, और यदि उसके जगह पे स्व नारी स्व पुरुष है तो समाज बनता है। यदि हम दूसरे परिवार की महिलाओं के प्रति खराब दृष्टि रखते हैं, पर नारी वाली दृष्टि रखते हैं, पर धन पर नारी पर पुरुष वाली दृष्टि रखते हैं, है ना, तो समाज नहीं बनेगा। तो समाज बनने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है पर नारी पर पुरुष से मुक्त हों, स्व नारी स्व पुरुष विधि से जिएँ, स्वधन विधि से जिएँ, पर धन पे अपनी नीयत खराब ना करें, है ना। और दूसरा है परिवारों के बीच में दयापूर्ण कार्य व्यवहार हो। दयापूर्ण का कार्य व्यवहार का मतलब, यदि कोई परिवार समस्याग्रस्त है, दूसरे परिवार उन समस्याओं को ठीक करने में अपनी भूमिका, तभी समाज बनने की क्रिया हो सकती है। तो इसी से फिर सामाजिकता का विकास होता है, और सामाजिकता ही मानवीयता के विकास का आधार बनती है। तो इसीलिए समाज के स्तर का काम है। अब यदि राष्ट्र के स्तर पे देखें तो राष्ट्र के स्तर पे शरीर के स्तर का जो कार्यक्रम है वो प्राकृतिक नियमों से है। ऋतु संतुलन है, खनिज संतुलन है, ताप संतुलन है। अब ये जो ऋतु, ताप है, खनिज है, ये सब किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर को ही रोटी कपड़ा मकान आदि चाहिए। शरीर ही जो है ताप से, गर्मी से, बरसात से प्रभावित होता है ना। मेरा विचार थोड़ी उससे प्रभावित होता है, व्यवहार आचरण प्रभावित नहीं होता है ना। तो इसलिए राष्ट्र के स्तर पे मानव मानसिकता एक कार्यक्रम है, स्वत्व का पहचान दूसरा कार्यक्रम है, स्वतंत्रता की प्रवृत्ति तीसरा काम है, राष्ट्रीयता का उदय चौथा काम है, और पांचवा काम स्वराज्य का लक्ष्य। आप देखेंगे यदि पॉलिटिकल हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में स्वत्व, स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और स्वराज्य, ये ही मुद्दे मूल रूप से रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान का जो फ्रीडम मूवमेंट है, तो फ्रीडम मूवमेंट यही है, स्वतंत्रता चाहिए। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और कोई भी राष्ट्र राष्ट्रीयता के बिना तो हो नहीं सकता है। राष्ट्रीयता का मतलब होता है राष्ट्र में हमको कैसे जीना है इसकी समझ, उसको राष्ट्रीयता कहते हैं, है ना। तो इसलिए हर राष्ट्र में, जिसको अपन रिलेशनशिप संबंध कहते हैं, जिसको हम अपना मानव के रूप में अपनी पहचान कहते हैं, और उस मानव के रूप में, पहचान के रूप में जो हमारी स्वतंत्रता है, स्वराज्य है, जो हमारी राष्ट्रीयता है, जो स्वत्व है, हमारा अपना स्वत्व है, हमारा अपना होना है, यानी हमारा अपना होना डिग्निटी के रूप में है ना। इसीलिए अपने भारतीय संविधान के प्रियम्बल में लिखा है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति की, एक मानव के रूप में जो उसकी डिग्निटी है उसको सुनिश्चित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसलिए राष्ट्र के स्तर पे एक कार्यक्रम है, और राष्ट्र में जीवन के स्तर का कार्यक्रम है, और शरीर के स्तर का काम ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो मानव चेतना, ये जीवन के स्तर का कार्यक्रम है। मानव चेतना से अखंड समाज, मैंने आपसे कहा कि यदि अखंड समाज नहीं बनता है तो हम लोग कोई भी दुनिया की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। यदि समुदाय चेतना में रहते हैं, जैसे अभी हम लोग सब स्टेट नेशन विधि से, और हर स्टेट नेशन के अंदर जो है समुदायों की विधि से रहते हैं, तो जो पूरी ताकत है वो इसी में लग जाती है, समुदायों में झगड़ा ना हो, और देशों की, जो एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध ना करे। ये दो समस्याओं में ही मानव जाति की मैक्सिमम ऊर्जा इसी में लग जाती, शिक्षा भी इसी में लग जाती, रिसर्च भी इसी में लग जाता है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हैं
उन इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा यदि कोई रिसर्च होता है वो डिफेंस के लिए होता है, आर्मी के लिए होता है। और उसका मूल कारण क्या है? एक देश दूसरे देश के साथ संबंध को नहीं पहचान पा रहा है, एक देश दूसरे देश के साथ विश्वास को स्थापित नहीं कर पा रहा है, एक देश दूसरे देश का सम्मान नहीं कर पा रहा है, एक देश दूसरे देश की जो संप्रभुता है उसका सम्मान नहीं कर पा रहा है। तो इन समस्याओं से निकलने के लिए क्या आवश्यक है कि हम मानव के रूप में अखंड समाज बन सकें। जैसा हमारी वैदिक परंपरा में ऐसा कहा गया, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा एक कुटुंब है, हम एक परिवार की तरह हैं। तो वही जिसको अभी कहते हैं लोग कि अनडिवाइडेड वर्ल्ड है, यूनिवर्सल ऑर्डर है। तो यूनिवर्सल ऑर्डर कब होगा? जब हम लोग अखंड समाज हो जाएंगे। यदि हम अखंड समाज नहीं हैं, जिसको हम लोग ग्लोबल सोसाइटी भी कह सकते हैं आज की भाषा में यदि कहें, तो ग्लोबल सिटीजनशिप, ग्लोबल सोसाइटी, अखंड समाज है ना, यदि ऐसा बन पाता है तभी हम इस धरती पे जो भी समस्याएं पैदा हुई हैं उन समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे, तभी हम विधि विधान संविधान को पहचान पाएंगे, है ना। अभी जो संविधान है वो भी स्टेट नेशन की सीमा पे है ना। अब जैसे एक देश की रक्षा करने के लिए एक सेना का आदमी जो है वो दूसरे देश के सैनिक के ऊपर गोली चलाता है, और दूसरे देश का सैनिक हमारे अपने देश की रक्षा के लिए गोली चलाता है। तो हमको ये पहचानना पड़ेगा कि हिंसा जो है वो अमानवीय है या हिंसा मानवीय है। तो उत्तर तो आएगा कि हिंसा जो है अमानवीय है, अहिंसा ही मानवीय है। तो अब यदि राष्ट्र आपस में लड़ेंगे तो अहिंसा से कैसे रहेंगे? तो इसका मतलब है राष्ट्रों में एकत्व की आवश्यकता है, समझ, और ये समझदारी से ही आएगा, शिक्षा विधि से ही आएगा। यदि शिक्षा में मूल्य शिक्षा है, व्यवहार की शिक्षा है, जीवन जीने की शिक्षा है, और उससे मानसिकताओं का निर्माण किया, तभी अखंड समाज बन सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अखंड समाज से की मानसिकता को बनाने वाली शिक्षा की ज़रूरत है। अखंड समाज बनने के बाद ही मानवीय संविधान बनेगा। अभी मानवीय संविधान नहीं, हर स्टेट का अपना मानवीय संविधान है, और इसीलिए यूनिवर्सल ऑर्डर नहीं है, सार्वभौम व्यवस्था नहीं है। अभी हर देश की व्यवस्था है, और हर देश के अंदर हर समुदाय की अपनी व्यवस्था है, और हर समुदाय में भी हर वर्ग की अपनी अपनी जो है इंटरेस्ट ग्रुप हैं। तो और इन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट से मुक्त होकर आदमी जीना चाहता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रमुख काम हैं वो प्राकृतिक नियंत्रण है, प्राकृतिक संतुलन है ना, नियम को सुनिश्चित करना है, ऋतु संतुलन है, खनिज संतुलन है, ऊर्जा का संतुलन है। अभी क्या है कि हम लोग विद्युत पैदा करने के लिए, है ना, ऊर्जा को बनाने के लिए जिन विधियों का प्रयोग करते हैं उससे बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलता है। सबसे ज़्यादा थर्मल पावर के रूप में जो है प्रदूषण होता है, क्योंकि हम थर्मल पावर में कोयले का उपयोग करते हैं, और जब हम कोयले को जला के पानी को गर्म करते हैं और उसके स्टीम से बिजली पैदा करते हैं टरबाइन को चला के, तो ये जो कोयले का हम लोग उपयोग करते हैं, उसको जलाते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब होता है। उसके कारण से प्रदूषण होता है, और ये पानी के साथ मिलके एसिड बना लेते हैं ना, जिसको हम लोग एसिड रेन भी कहते हैं। तो जब वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो अम्ल बन जाता है, एसिड HNO3 बन जाता है, और ये HNO3 पानी के साथ जो है ना एसिड रेन के रूप में होता है। दुनिया में कई जगह पे एसिड रेन की घटनाएं जो हैं सुनने को मिलती हैं। तो ऊर्जा संतुलन को हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। कैसे? क्लीन एनर्जी हो, मतलब हम विद्युत इस तरीके से पैदा करें कि जिससे वातावरण में प्रदूषण ना हो। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, या जो पानी के प्रवाह बल का भी उपयोग होता है। नदियों में पानी बहता रहता है, उसमें एक प्रकार का फोर्स है, उस फोर्स को हमको यूज़ करना चाहिए। छोटी टरबाइन बना के जो पानी के प्रवाह से चल सके, उससे हम डोमेस्टिक यूज़ की, कम से कम नदियों के किनारे जो गांव हैं उन गांव के उपयोग के लिए जो ज़रूरी विद्युत है उसको हम लोग नदियों के प्रवाह बल से बना सकते हैं, है ना। इसी प्रकार समुद्र की जो लहरें होती हैं उनमें एक बल होता है, उस बल को हम लोग
एनर्जी के रूप में बदल सकते हैं। विद्युत ऊर्जा उससे बनाई जा सकती है, जो प्रदूषण से मुक्त विद्युत ऊर्जा होगी। तो इस दिशा में मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है वो इस दिशा में और ज़्यादा रिसर्च करेगी और उससे हम लोग ऊर्जा के संतुलन को पहचान पाएंगे, यानी प्रदूषण से मुक्त विद्युत आवश्यकता जो है इस मानव इस पृथ्वी पर, है ना, सुनिश्चित हो सकेगी और आवर्तनशील और प्रकृति सहज उत्पादन होगा। अभी हम लोग जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें साइक्लिसिटी नहीं है, वो लीनियर प्रोडक्शन है, और जो लीनियर प्रोडक्शन होता है वो एक जगह जाके समस्या पैदा करता है ना। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जो कोयले का उपयोग कर रहे हैं, तो कोयले का जो उत्पादन कर रहे हैं तो वो लीनियर है, उसके कारण से जो है कोयला 50-60 साल में या 100 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो हमको यदि कोयले से हम क्या कर रहे हैं, तो विद्युत पैदा कर रहे हैं, बिजली चला रहे, पहले रेलगाड़ी चलाते थे, तो उसकी जगह जो है हम ऐसी विधि से एनर्जी पैदा करें और कोयले का उपयोग ना करें, क्योंकि कोयला जो है वो इस पृथ्वी की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कोयला क्या करता है कि धरती के अंदर की जो ऊष्मा है, हेलो, हाँ अभी 5 मिनट बचा हुआ है, तो जो नहीं ऐसा करते हैं, अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं ना। मैंने ऑलमोस्ट मैं 1-2 सेंटेंस में इसको ख़त्म कर देता हूँ कि मैंने ये कहा कि आपका एक दृष्टिकोण, एक विज़न बन सके बच्चों के अंदर, कि जो जीना जिसको कहते हैं वो 5 आयाम में होता है ना। एक फैमिली लाइफ है, एक इंडिविजुअल लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है, और फिर नेशनल लाइफ है, फिर इंटरनेशनल लाइफ। और यदि इन सब के बीच में संबंध नहीं है, इन सब के बीच में हार्मोनी नहीं है, इन सब के बीच में संबंध का पहचान नहीं है, एक दूसरे के प्रति सहयोग का पहचान नहीं है, तो कोई भी सुखी नहीं हो सकता। मतलब कोई सोचे कि राष्ट्र में और समाज में गड़बड़ी है तो व्यक्ति सुखी हो सकता है, संभव नहीं है ना। यदि समाज और राष्ट्र में गड़बड़ी है, परिवार में भी उसका प्रभाव आएगा ही, है ना, कोई बच नहीं सकता उससे, है ना। कोई कहे कि समाज में चाहे कितना भी अपराध हो, शोषण हो, हिंसा हो, हमको क्या मतलब, हम अपना परिवार में रहते हैं, कभी ना कभी आपका परिवार उसका शिकार बनेगा और इनडायरेक्ट रूप से बन ही रहा होता है ना। जैसे मान लो हम लोग आतंकवाद से लड़ने के लिए राष्ट्र जो है बहुत बड़ी मात्रा में पैसे का नियोजन करता है, वो पैसा आपके परिवार से ही जा रहा है। आप जो करते हैं, कमाई करते हैं, सरकार उसमें टैक्स लेती है, वो टैक्स का उपयोग कहाँ करती है, तो आतंकवाद से निपटने में करती, युद्ध में करती, हिंसा में करती। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि फैमिली लाइफ ही हमारी लाइफ पूरी हो गई, हमको बाकी संसार से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो इन सब के बीच का जो अंतर संबंध है, और ये अंतर संबंध के रूप में जो मानवीय क्रियाकलाप है, इस मानवीय क्रियाकलाप के विहंगम स्वरूप को मैंने आपके सामने रखा है, ताकि आप इस पे आगे भी विचार करते रहें। और आप यदि विचार करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपके अंदर एक समग्रता की दृष्टि विकसित होगी, जो आपको सुखी करेगी, आनंदित करेगी। यदि आप उस मानवीय क्रियाकलाप में अपनी भागीदारी कर पाते हैं तो आप और सुखी होंगे, जीवन में सफलता का बोध होगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम दे रहा हूँ। यदि कोई प्रश्न है तो 2-3 मिनट कर सकते हैं, नहीं तो आप कल भी पूछ सकते हैं। अभी फिर भी 2-3 मिनट हैं, जो प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हम परिवार व्यवस्था में भागीदारी